1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक उठाने के लिए आपको कम से कम 450 बार झुकना पड़ता है। एक बार वो करके देखो, तब आपकी सद्बुद्धि जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा बात। को मत्स्य पुराण की एक लिखा हुआ है कि एक समुद्र के समान 10 झील है, 10 तालाब के समान एक कुआं है। तो इस तरीके से उन्होंने तुलना की है। बेसिक चीज़ें क्या है? हवा, पानी, मिट्टी है, जिसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। इन सब चीज़ों से तो सब कुछ मिल रहा है। जो हमारा वो फोकस एरिया ही नहीं रह गया। हम नेचर से लेते रहते, हम देना भी चाहिए नेचर को, देते थे वापस में कचरा। सिविक सेंस जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कि हमारी जो बिलोंगिंगनेस है हमारी कम्युनिटी की तरफ, खत्म हो गई है। सरकार भी स्कीम लेके आती है, बट जब तो जिसको उसका फायदा मिलना चाहिए उस तक वो पहुंचेगी नहीं। अगर उनको इम्प्लीमेंट करने जाए तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेटअप देखा है कि एक पहाड़ है कूड़े का, उसमें हर जगह से कूड़ा आता है, उसके आसपास के लोगों की जिंदगी नरक। इन सब वेस्ट मैनेजमेंट के सेटअप्स को देख के लोगों के दिमाग में ये हो गया कि वेस्ट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। माफिया जब बोलते हैं तो किस तरीके से फंक्शन करता है माफिया? आपने एज ए कंपनी या एज ए स्टेक होल्डर जो आपको टेंडर मिला है, उसमें आपने कभी इस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाया कि आप जिस घर से कलेक्ट करते हैं उस सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में आए। गीला कचरा अगर आपको मिल रहा है तो वो तो प्योर गोल्ड है, तो आपके पास आता है क्या? सब मिक्स, और आपको बार बार पैसा आप उनको देना पड़ता है कि ये पैसा आप लो, इस पहाड़ को ख़त्म करो, लेगेसी वेस्ट को ख़त्म करो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। और इम्पैक्ट स्टोरीज का ना पहला ही पर्पज़ ये होता है, हर जगह मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि पर्पज़ होता है ग्राउंड स्टोरीज को ऊपर लेके आना, और इसी पर्पज़ से शुरू भी किया था हमने। तो आपसे ग्राउंड पे कौन है? धरातल पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो मतलब मुझे जानना है कि आपको एक किक कैसे मिली? एक काम की भी किक होती है ना, तो वो कैसे शुरुआत हुई आपको? हाँ, असली किक तो जब घर से निकाला तब मिली मुझे। क्या होता है, घर से निकाले क्यों? यार, अब आप अपने पिताश्री को, जो कि हरियाणा में एक सागवान खाप के प्रधान हैं, उनको जाके आप बोलो कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना था बट अब मैं ज़िंदगी भर कचरा उठाऊंगा। तो वो खुद भी सोशल वर्कर हैं और वो चाह रहे थे घर में कोई तो पैसे कमाए यार। अच्छा। है ना? तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग था उस टाइम पे, और काफ़ी बहस हुई, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो जैसे दिमाग में सोचा था वैसी नहीं हुई। सो वो एक्चुअल में एक किक थी कि अब मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं अच्छे से करूँगा, और आई विल शो इट टू यू कि मैंने जो डिसाइड किया वो कोई गलत चीज़ नहीं है। वो उनको ही पता था, बट क्या होता है कि आप अपने बच्चों को इस डायरेक्शन कभी नहीं पुश करना चाहते कि जहाँ पे उनको पता है कि बहुत स्ट्रगल है। व्हिच इज रॉन्ग, नॉट रॉन्ग आल्सो। हाँ, पैसा हाँ, तो देखिए, हाँ। सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे था। बट उसके साथ साथ जब मैं हरियाणा से हूँ, है ना, सो हिमाचल में जब मैं 2009 में गया, सो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था पहाड़ी कल्चर क्या है, लाइफस्टाइल क्या है ना, लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या है। सो वो एक्सपीरियंस किया, इसको एक्सप्लोर किया, और वो बड़ा मज़ेदार था, है ना, धीरे धीरे। और मिलिट्री स्कूल 7 साल में मैंने मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ाई की है। तो एक डिसिप्लिन जो रूटीन है, आधे फौजी बोलते हैं हमारे को। आधे फौजी होते, बिल्कुल बिल्कुल। हो ही गए थे हम हाँ। कुछ हद तक। सो वो डिसिप्लिन था, बट क्या था कि एक्सपोजर नहीं था। आप हॉस्टल में रहे 7 साल, तो जब पहाड़ों में गए तो उसके बाद आपको लगता है कि यार अपने आप कुछ पंख से लग गए, है ना। और वहाँ पे लोग ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, देवी देवताओं की बातें करना, घूमना फिरना। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था एक्चुअली, 2008-9 में ये जो आजकल इंस्टाग्राम पे एवरीबडी नहीं था, है ना, सो कि हवाओं से बातें करनी, वो सब इतना कॉन्सेप्ट था नहीं। सो इंस्टाग्राम लेके आया सब कुछ ये। हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम ने तो काफ़ी उसमें किया है, बहुत पॉजिटिव भी बहुत नेगेटिव भी है, बट एनीवेज। सो मैंने एक छोटा सा कैफ़े स्टार्ट किया वहाँ पे, और कैफ़े जेपलिन, रॉक म्यूज़िक लेड जेपलिन के नाम पे था ये। काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही वहाँ 3 साल। बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, अपनी अपनी स्टोरी सुनाते थे, एक्सपीरियंसेस बताते थे, क्या हम कहाँ से आए, कौन सी कंट्री से आए, हमने वहाँ क्या करते हैं, और यहाँ पे इंडिया में क्यों हमें इतना अच्छा लग रहा है, ऑल ऑफ दैट। सो सब की स्टोरी सुन सुन के ना एक धीरे धीरे अननोइंगली एक ट्रैवलर जाग रहा था। मतलब उसका मुझे पता नहीं था कि ये हो रहा है। अदरवाइज मैं बड़ा ही कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान था, मुझे ज़्यादा घूमने फिरना ठीक है, मैं अपना चिल आराम से बैठा हूँ। बट वो धीरे 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 मेरी ग्रूमिंग हुई, जो मुझे पता नहीं था कि मेरी ग्रूमिंग हो रही है। फिर वहाँ पे शेपर्ड कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो फिर मैंने 2012 से लेके और 2015 तक लगातार काफ़ी ट्रैवलिंग की। मतलब उससे पहले भी की, बट उस टाइम पे मैं मतलब आई वेंट अ लिटिल क्रेजी। जो भी ट्रैकिंग करना है, कहीं पे जाना है, आई बिकेम अ गाइड फॉर सम टाइम फॉर माय फ्रेंड्स कंपनी, जहाँ पे कि मैं लोगों को ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ। बस मुझे था कि मेरा खाने पीने का इंतजाम हो जाए, बाकी मुझे घूमना है। सो वो करते करते जब 7 साल हो गए सब करते करते, तो मुझे लगा कि कोई पर्पस नहीं है। हम तो खुद के मज़े के लिए घूम रहे हैं, नई लोकेशंस देख रहे हैं, एक थ्रिल मिलता है, एडवेंचर की किक मिलती है, बट उसमें पर्पस नहीं है। तो फिर वो चीज़ें निरस हो गई एकदम से।
और एट द सेम टाइम ये जो इंडस्ट्री थी जो एक्सप्लोर करना चाह रही थी, जो अर्बन स्पेसेस का जो प्रेशर है उसको पहाड़ों में आके रिलीज करना चाह रही थी, वो कम्युनिटी बहुत एकदम से ग्रो हुई। तो जो जगह जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता था, वहाँ पे उसमें धीरे धीरे ऐड होने लग गया एक प्लास्टिक की बॉटल, एक चिप्स का पैकेट, एक टॉफ़ी का रैपर और एक कांच की टूटी हुई बॉटल। ये धीरे धीरे ना एक आम सा नज़ारा हो गया। और मुझे लगा इससे पहले लोग इसके साथ एक ट्यूनिंग बना लें कि अब तो ये कंफर्टेबल जोन हो गया है कि गार्बेज तो हाँ इट्स ए नॉर्मल थिंग इन द माउंटेन्स, उससे पहले पहले कुछ करना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा सा फिर भी लेट था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे भी ट्रैक पे जाओ तो आप ट्रेल पे लेफ्ट और राइट में देखोगे तो गार्बेज मिलेगा ही मिलेगा। सो फिर वहाँ पे एक ट्रैक के दौरान जब मैं कुछ लोगों के साथ बैठा जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, जो गद्दी समुदाय जो है, शेपर्ड कम्युनिटी, ये आई थिंक 2014 की बात है, जब हम चंद्रताल से सूरजताल एक ट्रैक है, वो ट्रैक मतलब है तो बड़ा ही नीरस कह सकते हैं, कोई पेड़ नहीं, कोई टहनी नहीं, कुछ नहीं, बस चलते रहो। तो वहाँ पे एक दो गद्दी मिले, भरू और हंसराज। तो उनके साथ 2-3 दिन का हमें ऐसा रहा कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि उनके साथ हमें टाइम स्पेंड मजबूरन करना पड़ा। अच्छा। हाँ। सो और उनकी लाइफस्टाइल देखी मैंने कि जो लोग हैं जिन्होंने बहुत बेसिक एजुकेशन है और उनके जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो बहुत बड़े नहीं है, एनवायरनमेंट से ही वो सब कुछ लेते हैं, बट वो सब लेते समय, उस ऑल्टीट्यूड पे रहते समय, उनके जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ऑलमोस्ट जीरो, नेगेटिव भी कह सकते हैं। जब वो लोग उतनी मुश्किल कंडीशन में रह के भी कोई गंद नहीं फैला रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने आसपास की इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहर से आते हैं, जो कि पूरी तरीके से संपन्न हैं, जिनके पास पैसा भी है, रोजगार, सब कुछ चीज़ें हैं, उसके बावजूद उनके मानसिक संतुलन में कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, जो कि आके यहाँ पे कचरा डंप करके वापस चले जाते हैं। सो मुझे लगा कि ये दो जो समुदाय हैं अलग अलग, एक जो हमारी गद्दी कम्युनिटी है और एक जो हमारे शहरी जो लोग हैं जो ताज़ा ताज़ा पहाड़ों को वो एक्सप्लोर करने आए हैं, उनके बीच में एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, और उसको क्रिएट करते करते पैदा हुआ हीलिंग हिमालयास। तो ये ऐसे एक शुरुआत हुई इस पूरी जर्नी की। बड़ी ब्यूटीफुल शुरुआत है। मतलब वही मैं मानता भी ना, डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका। आपने बोला ना अनफॉर्चुनेटली हमें उनके साथ वक्त गुजारना पड़ा। वो हमारा टेंट थोड़ा दिक्कत हो गया, रिवर क्रॉसिंग थी, तो रिवर, हम 2 लोग थे, पानी बढ़ गया, वो रिवर क्रॉसिंग नहीं कर पाए। फिर तीसरा हमारा स्टोव ख़राब हो गया, तो स्टोव जिसमें खाना बना रहा है ना, तो तीनों चीज़ें दिक्कतें हुई। तो फिर हमने वापस उनके पास आए और उन्होंने जो खाना खिलाया 3 दिन, हमारा मन नहीं करा था वापस आने का। एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी इन अ वे, बिकॉज वो लोकेशन ऐसी, वहाँ बहुत कम लोग मिलते हैं। हाँ, तो वो बड़े खुश थे कि अरे बैठो 1-2 दिन और बैठ जाओ हमारे साथ, गप्पे गप्पे मारते हैं, वो सब चीज़ें जो है, जो कि एक टिपिकल चीज़ होती थी। और उसके बाद मैंने फॉर गुड 6 years every year I used to go to trek and spend some time with different shepherd community. So एक पहले मतलब काफ़ी लोगों से लाइन भी रही इंस्टाग्राम पे बड़ी पॉपुलर होती है कि हम नेचर से लेते रहते, हम देना भी चाहिए नेचर को, है ना, रिवर्स होना चाहिए। तो देते थे वापस में कचरा। अब तो कुछ ज़्यादा ही दे है ना, लोग लाइफस्टाइल तो मतलब उसमें दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप सब कुछ नेचर से लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान देते हैं कि यार अरे कुछ देना भी तो सीखिए। तो मैं कहता वही लोग जाते हैं पहाड़ों पे, देते हैं, खूब कचरा देते हैं देते हैं। अब ऐसे ऑल्टीट्यूड पे भी अगर आप देखोगे 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे आपको कांच की बोतल मिलती है, तो वो जो उस ऑल्टीट्यूड पे पहुंचाने वाली जो मेहनत जो करते हैं लोग, बिल्कुल वो काफ़ी सराहनीय, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बड़ी हैवी होती है, फिर भी उसको लेके जाते पूरी मेहनत के साथ। वापस लाने में जो समस्याएं होती हैं उस चीज़ को, वो अपने आप में एक दर्शाती है कि हमारा जो माइंडसेट है, स्पेशली जो यंगस्टर्स जो जाते हैं उस ऑल्टीट्यूड, वो किस सोच के साथ जाते हैं कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है। सिविक सेंस जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, अगर हम कंपेयर करें कहीं से भी, तो सिविक सेंस हमारे कंट्री में बहुत ही बेकार। आप किसी भी शहर में चले जाएं, बहुत लिमिटेड सी ऐसी जगह है जिनको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो, और वो हरियाणा में बड़ी सारी कहावतें हैं, बट मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट ये कि जिस गांव में अगर आप घुसते हैं तो उसकी एंट्री पॉइंट पे आपको पता चल जाता है कि गांव के लोगों की मानसिकता क्या है। बिल्कुल, अगर वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे अगर गार्बेज पड़ा है तो आप समझ लो कि भाई इनको अपने गांव से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और वो जो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ भी किया है कि हमारी जो बिलोंगिंगनेस है हमारी कम्युनिटी की तरफ, हमारे गाँव की तरफ, हमारे गाँव के जो
जो प्राकृतिक धरोहर है, जैसे तालाब है, पेड़ पौधे हैं, उनकी तरफ ख़त्म हो गई है। अब हमारा जो एक सोल पर्पस है लाइफ में वो है कि आई मी माई सेल्फ और मे बी 4-5 पीपल अराउंड मी, मैं उसी में रहूँगा और उसी के लिए सब कुछ करूँगा। पैसे इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, विदाउट मनी देयर इज़ नो रिस्पेक्ट। और उस सोच में, उस भागा दौड़ी में क्या हो गया, पर्यावरण बहुत पीछे छूट गया है, ठीक है। और ये जो है, ये सोच दोबारा से, वरना तो आप देखो मत्स्य पुराण की एक बहुत बड़ी उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 10 झील के समान एक आपका 10 समुद्र, एक समुद्र के समान 10 झील है ना, 10 कुओं के समान एक 10 तालाब के समान एक कुआं है, और 10 कुओं के समान एक वृक्ष है। तो इस तरीके से उन्होंने तुलना की है कि मैं ढंग से इसको समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, बट ये है कि तुलना इस तरीके से की है कि हमारे पुत्र या पुत्री से भी बड़ा हमारा वृक्ष है। और ये उस जमाने में उन्होंने बात लिखी है, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट था पर्यावरण उनके लिए तब, जबकि उस टाइम तो कोई आधुनिक चीज़ें होती भी नहीं थी। तो सब कुछ हमें वहीं से, नेचर से ही मिल रहा है। अब चलो हम बहुत ही आधुनिक ज़माने में चले गए, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सोसाइटी, हर चीज़ बड़ी वो सब हो गई है, बट बेसिक चीज़ें क्या है, हवा, पानी, हम जो मिट्टी है जिसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, इन सब चीज़ों से ही तो सब कुछ मिल रहा है ना। तो वो जो हमारा वो फोकस एरिया ही नहीं रह गया। तो ये मैंने रियलाइज़ किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, किसी भी गांव में भी हम जाते हैं, कि देखिए गांव में समस्या तो है, हम किसी को जाके ब्लेम नहीं करते कि ये समस्या आपकी वजह से या उसकी वजह से, ब्लेम गेम में नहीं घुसते हैं। किसी भी कम्युनिटी में अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि आप हाथ मिलाइए हमारे साथ, मिलके कुछ समाधान करेंगे। धीरे धीरे उस सोसाइटी में हम अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, और हम ये प्रूव भी करते हैं कि वी आर हेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, विलेज एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली टूरिज्म। गाँव साफ़ सुथरा होगा। माओलिनोंग जो है ना, इतना सुंदर गांव है, पूरे एशिया का जिसको क्लीनेस्ट विलेज बोलते हैं, तो वो इसलिए तो फेमस है। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा क्यों? क्योंकि सबसे साफ़ सुथरा गांव है। आप देखोगे इतनी अच्छी उन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है, जितना उनका बफर जोन होता है उसको बड़ा अच्छा से ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। एक सिंगल टॉफ़ी का रैपर आपको कहीं पूरे गाँव में मिलेगा नहीं। तो उसने कितना बड़ा टूरिज्म को अट्रैक्शन मिला उसकी वजह से। तो स्वच्छता को हमने वैसे ही कम आंका हुआ है। अगर गांव साफ़ सुथरा है तो लोग पता नहीं कहाँ से, मैं स्पेशली गया हूँ वहाँ पे उस गांव को देखने के लिए, है ना। पहाड़ों में हमारे हिमाचल उत्तराखंड में भी सेम ही गांव है, सेम है, बट फिर भी स्पेशली मैं वहाँ गया उसको देखने, ये कि ऐसा क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग, है ना। तो एज ए कम्युनिटी उन्होंने पूरा ओनस लिया है कि हम अपने गाँव को साफ़ सुथरा रखेंगे, दैट्स इट। ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी जो है हर जगह पर ख़त्म हो रही है। इसको कैसे दोबारा से जगाएँ, दोबारा से लेके आएँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस। अब कैसे लेके आए? मान लो हर गाँव में, हर ट्रैक रूट पे, हर धार्मिक स्थल पे, कहीं पर भी आप चले जाओ अक्रॉस द कंट्री। 2 साल पहले मैंने पूरा 1 महीने पूरा इंडिया का भ्रमण किया था। सब फेमस लोकेशन, चाहे कोडाईकनाल चले गए, हम हम्पी चले गए, चाहे हम कन्याकुमारी चले गए, हम धनुषकोटी चले गए, हम, है ना, ऐसी जगह पे, हर जगह पे गए हम। और हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाओगे तो गार्बेज ही गार्बेज आपको मिलेगा, है ना। तो ये पूरा मैंने एक्सपीरियंस किया। तो हर जगह पे प्रॉब्लम सेम है, मानसिकता की, सिविक सेंस की, और दूसरा ये कि कोई और इस प्रॉब्लम का ठीक करेगा, हम नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने रियलाइज़ की। अब उसका ये प्रॉब्लम तो हम सबको पता चल गई अब की। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, लाल किला से भी उन्होंने कई बार बोला है, हमारे काम को भी अप्रिशिएट किया है कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक वैलिडेशन भी हमें मिला। तो इतने सब लोग बोल रहे हैं, मतलब आप मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री के, इज़ द बिगेस्ट मैन। तो अगर वो बोल रहे हैं कि भी स्वच्छता की दिक्कत है, हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी। अब हर घर तो वो नहीं आ सकते ना बताने पर्सनली कि ऐसा करना चाहिए, कोई भी नहीं आ सकता। बट एक प्राइम मिनिस्टर अगर बोलते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू टेक अ नोट। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ प्रॉब्लम कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस के साथ भी आती है ना। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको पर्टिकुलरली सरकार से मिलेगी या ब्यूरोक्रेसी से मिलेगी, या हालांकि जो इकोसिस्टम एस्टेब्लिश्ड है वो है, उनका काम होना चाहिए, दे शुड बी अकाउंटेबल। बट एट द सेम टाइम आपकी खुद पर्सनल जिम्मेदारी क्या है उस पूरे सप्लाई चेन में, उस पूरे वेस्ट मैनेजमेंट के इकोसिस्टम में, ये एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है। तो उसको हम कैसे रियलाइज़ करवाते हैं? फॉर एग्जांपल, अभी जब हमने शुरुआत की थी वॉलंटियर्स को बुलाना, रिक्वेस्ट करना कि हमारे साथ आओ, हम साफ सफाई करने चलेंगे। तो बड़ा वियर्ड सा रिस्पॉन्स आता था कि किसी और का फेंका हुआ कचरा, तो मैं बोलता था कि एक बार किसी और का फेंका हुआ कचरा उठाओ, एटलीस्ट आप खुद कभी नहीं फेंकोगे, फिर ये एक आपको मिल जाएगा लेसन यहाँ पे।
तो पहली क्लीनिंग ड्राइव में हमारे साथ 3 लोग जुड़े थे, ठीक है। 3 लोग गए, हमने साफ सफाई की। तो पहले 15 मिनट तो हम भी एक दूसरे को देख रहे थे साफ सफाई करने से पहले, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मैं उनको देख रहा, मेरे दोस्तों को देख रहा, और वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो शर्मा रहे थे। तो आई टुक द इनिशिएटिव, मैं स्टार्टेड क्लीनिंग। सो 10-15 मिनट किया तो वो जुड़ गए धीरे धीरे। तो फिर आप जब थोड़ा वॉक करते हो हाई एल्टीट्यूड में, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आपको अच्छा सा लगता है, हाँ अच्छी फीलिंग आती है। जब आप देखते हो कि 3 लोगों ने मिलके 4-5 बैग गार्बेज के इकट्ठे किए हैं, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट गार्बेज है इतना, हमने एटलीस्ट उनको कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्ट किया तो अच्छा लगा। तो फिर कुछ 1-2 लोग रास्ते से जा रहे थे, तो बोले कह रहे क्या कर रहे हो? मैं कहा साफ सफाई कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो बोला ठीक है कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम है मेरे पास, मैं भी कर लेता। फिर देखा 20-25 बच्चे आ रहे थे ट्रैक करके, वो आ गए तो ट्रैक खत्म हो रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की यार आप भी जुड़ जाओ हमारे साथ, आपने इतना अच्छा ट्रैक करके, ये बिल्कुल एंड पॉइंट है ट्रैक का, जहाँ पे अगर आप हमारे साथ 10 बैग अगर इसको भर देंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, पूरा एरिया साफ हो जाएगा। तो दे बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। थके हुए थे फिर भी उन्होंने कर दी। तो ये मुझे समझ में आया उस दिन कि अगर लोगों को जोड़ो, आप इस काम को कंटिन्यूसली करो, और आप अपना डेडिकेशन प्रूव करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और आई विल बी इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, देन दे विल ज्वाइन। ठीक है, 10 नंबर वो सब हो गया जी, कलेक्ट कर लिया हमने, 20-22 बैग इकट्ठे कर दिए। अब सेकंड प्रॉब्लम आई, उस ऑल्टीट्यूड से हम इसको लेके कहाँ जाए। टिपिकल वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन दी हायर ऑल्टीट्यूड्स इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। भाई इकट्ठा करो जला दो, यही तरीका चलता है। एना मतलब कि यार ये तो नहीं कर सकते हम इकट्ठा बात वही आ करके गई ना, जला देंगे तो हाँ। जलाएंगे तो नहीं हम। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि नियरेस्ट क्या ऑप्शन है। तो नियरेस्ट मनाली एरिया था, वो मनाली का, मनाली जो म्यूनसिपल काउंसिल। तो वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट तो नहीं था, बट एटलीस्ट प्लेसमेंट ही एक लोकेशन थी। तो वहाँ पे बड़ी रिक्वेस्ट करके और उसको वहाँ पहुँचवाया, है ना। थोड़े थोड़े रिसोर्सेज पूल इन किए, गाड़ी बुलाई, गाड़ी में उसको डाला, गाड़ी वाले के अलग से पैसे हैं। वहाँ पहुँचे तो फिर वो बोलते हैं तो म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया से बाहर का एक गार्बेज है, इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि हमने क्लीनिंग ड्राइव की, साफ सफाई की। तो फिर मैं समझा कि प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग जुड़ना चाहते हैं बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हाँ, कि कहाँ जाए, कुछ ऐसा करें, है ना। एक आप इंडिविजुअली, हर कोई इंडिविजुअली कोई ऐसा काम नहीं स्टार्ट कर सकता है। हाँ, आपको जाके कचरा उठाए सीधे। हाँ बिल्कुल। तो एक कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। 10-15 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है, मनोबल भी मिलता है कि नहीं यार चलो हम सारे लोग, एक अकेले को कोई पागल नहीं बोलेगा, 20 को पागल बोलेंगे ठीक है, दैट्स नंबर 1। और आजकल ये बड़ा नॉर्मल है कि अभी अगर देखोगे सोशल मीडिया में क्लीनिंग ड्राइव कर रहा हूँ, मैं झाड़ू मार रहा हूँ, ये उस टाइम पे नहीं था इतना नॉर्मल, है ना। तो पहला प्रॉब्लम था कि सब लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म देना जिसमें कि हम उनको ऑन ग्राउंड एक्शन, एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि एजुकेशन समहाउ फेल हो गई हमारी, क्योंकि कचरा कोई फेंक रहा है तो एजुकेटेड नहीं मानता मैं उसको। अब चाहे आपने कितनी डिग्री ली हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने गाड़ी से बाहर कचरा फेंका है, आपने घर में सेग्रीगेट नहीं किया है गार्बेज, और अगर आप उस गार्बेज वाले से कभी लड़ाई करते हैं तो आप एजुकेटेड नहीं हैं। ये मतलब बेसिक क्राइटेरिया है हमारे लिए एजुकेशन। नंबर 2 ये था कि अगर हमने कलेक्ट भी कर लिया तो इस वेस्ट को क्या हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसको रिसाइकलिंग के सप्लाई चेन का पार्ट बना सकते हैं, वो भी मिसिंग था। तो एक दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरा है कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है सब काम करने की, जो हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, उनका वैलिड क्वेश्चन तो ये पहले दिन के उसमें आपका साफ सफाई करते हो, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपके सवाल जो दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये मिसिंग क्यों है, क्या है। तो सवाल पूछने की बजाय उनके आंसर खुद ढूंढना। तो पहला था कि भी वॉलंटियर्स को कैसे लेके आए। तो धीरे धीरे हमने सोचा कि अगर कंसिस्टेंटली कोई भी काम करेंगे तो लोग उसमें जुड़ेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ये हमें स्कूल में सिखा दिया गया था, मिलिट्री स्कूल में। तो डेडिकेशन इज़ दी डेडिकेशन एंड आपका डिटर्मिनेशन कितना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, आप उसको कितना कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं, है ना। बाकी जो सपोर्टिंग टूल्स हैं, सोशल मीडिया, दोस्त, गांव के लोग, कम्युनिटी, महिला मंडल, व्यापार मंडल, युवक मंडल, पंचायतें, ये सब है। इनसे आप कितना जाके स्कूल में, कॉलेज में जाके बातचीत कर सकते हो इस काम की। 100 में से 2 बंदे समझेंगे और जुड़ेंगे आपके साथ। ये पहला स्टेप लिया। दूसरा स्टेप कि अब हम इस वेस्ट को अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो क्या है, ये ट्रिकी पार्ट है। सबसे ट्रिकी पार्ट यही है। किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी पंचायत में या किसी भी गांव में अगर आप जाते हैं तो आपको एक स्कूल, बड़ा अच्छा स्कूल मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी मिलेगा, आपको एक मंदिर भी मिलेगा, बट वेस्ट मैनेजमेंट के सेटअप नहीं मिलेंगे, जो कि हमारे
जो सोसाइटी का जो हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा था, जो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गायब हो गया है। आप अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो उसमें कैसे उन्होंने उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट ट्रीटमेंट का बड़ा अच्छा सिस्टम था, तो वो धीरे धीरे गायब कैसे हो गया उसके ऊपर तो चलो एक अलग ही चर्चा है। बट अब उसको कैसे रीइंट्रोड्यूस करें, तो 2019 में पहली बार मैंने सोचा, क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, 2020-21 तक बड़ा जैसे तैसे हम सस्टेन कर रहे, सर्वाइव कर रहे। दोस्त बड़े अच्छे थे जो काम आए, किसी ने कपड़े भेजे, किसी ने डोनेशन दी, किसी ने कुछ सामान बैग्स भिजवाए, तो इस तरीके से चलता रहा। तो 2019 में ऐसा हुआ कि आई रियलाइज्ड कि हमें ये सेटअप करने ही पड़ेंगे, क्योंकि घर से अगर गार्बेज निकलता है या ट्रैक रूट से हम क्लीनिंग करके गार्बेज को लेके आते हैं तो इमीडिएटली उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, और उसको कैसे हम सॉल्व करें और परमानेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टेब्लिशमेंट करें, सो दैट ये वेस्ट जो है ये स्ट्रीमलाइन हो और प्रॉपरली जाके ऐसी जगह पे पहुंचे जहां इसको रिसाइकिल किया जा सके। तो दैट्स वेयर वी थॉट कि स्मॉल स्केल वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स या फिर उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, सॉर्टिंग सेंटर, सेग्रीगेशन सेंटर, वेस्ट कलेक्शन सेंटर, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, RRR सेंटर जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी उसका एक नया नाम रखा है। तो ये सेंटर्स जो है बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर हम मान लो हमने जो हमारी पहली फैसिलिटी बनाई जिसमें कि बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मेरी फ्रेंड प्रज्ञा कपूर जो कि प्रोड्यूसर है, शी वाज द वन हु सपोर्टेड टू सेट इट अप। तो अब वो सेटअप करना क्यों ज़रूरी है उस पंचायत में, उस कम्युनिटी में? घर से अगर गार्बेज निकलता है तो अगर सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में है तो गार्बेज न्यू मटीरियल है, ठीक है। उस मटीरियल को एक स्पेस चाहिए है, उस स्पेस में उसको स्टोर किया जाए और सेकेंडरी सेग्रीगेशन किया जाए। प्लास्टिक जो एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, हर वैरायटी की अपनी एक रिसाइकलिंग की प्रोसेस है कुल। अब उस प्रोसेस में उसको अगर ऐड करना है तो उसकी सेग्रीगेशन उस तरीके से होगी। पहली सेग्रीगेशन होती है घर में, किचन में, जो कि बहुत बेसिक सेग्रीगेशन है, वेट एंड ड्राई, और सैनिटरी वेस्ट अलग कर दिया। वेट एंड ड्राई, वेट गाँव में कोई दिक्कत नहीं है, सब गायें अपना खाद वाद में उसमें बना। ड्राई वेस्ट में जो आ गया, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसमें प्लास्टिक आ गया आपका, उसका टेक्सटाइल आ गया, उसमें आपका रबर आ गया, उसमें ग्लास आ गया, उसका मेटल आ गया। ये सारे मटेरियल जब उस साइट पे पहुंचते हैं, जिसको हम MRF बोलते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसमें सेकेंडरी सेग्रीगेशन हम करते हैं मटेरियल के हिसाब से। मटेरियल की जो मटीरियलिटी है उसके हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है। जब वो एक क्वांटिटी 7 से 8 टन की हमारे पास तैयार हो जाती है और उस रिमोट एरिया में हम देखते हैं कि कोई ट्रक सीमेंट लेके आया या कोई सामान लेके आया और वो खाली वापस जाएगा, तो उसमें लोड करवा के उस रिसाइकलर तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि इतने फार फ्लंग एरिया से अगर कोई नियरेस्ट रिसाइकलर है तो बहुत दूर है, सो 2 दिन लगते हैं, कभी 2.5 दिन लगते हैं, कभी 3 दिन भी लग जाते हैं। ट्रक में तो उसका एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। सो खाली ट्रक इसलिए क्योंकि वापसी में खाली जाएगा तो हमारे लिए सस्ता थोड़ा सा हो जाएगा। तो क्योंकि रिवर्स लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन जो है, इसको एस्टेब्लिश करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है हायर ऑल्टीट्यूड्स में। तो पहले तो उस MRF को सेटअप करना, उसके लिए ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन करनी, पंचायत के पास या फॉरेस्ट के पास से उस ज़मीन को लेना, वो अपने आप में बहुत टीडियस प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हम फंड रेज करते हैं थ्रू CSR, ताकि उस सेटअप को हम एस्टेब्लिश कर पाएँ और उसको ऑपरेट कर पाएँ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और 3 ईयर्स उसको सस्टेनेबल भी बना पाए। क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के सहारे नहीं, बट लोगों के कंट्रीब्यूशन के सहारे उसको चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई उसमें पैसा बार बार नहीं डालेगा। तो इस MRF को जो स्मॉल स्केल है, जिसमें कि लगभग 500 किलो से लेकर 2 टन के करीब करीब गार्बेज डेली बेसिस पे आता है, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है और उसके बाद प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, कचरे से वेस्ट टू वेल्थ की तरफ कैसे जाना है। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि उसमें गार्बेज आए ही ना, बट ये ऐसा नहीं हो रहा है। गार्बेज जितना हम कुछ भी कोशिश करें, बट धीरे धीरे पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन जो है और कंजप्शन जो है वो बढ़ रही है। तो उसकी वजह से ये इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो जब वो MRF एस्टेब्लिश हो गया उस कम्युनिटी में, अब हिमाचल में क्या होता है कि छोटे छोटे गाँव होते हैं, तो एक पंचायत में 4-5 गाँव होते हैं, अलग अलग लोकेशन के अलग अलग सिस्टम है। तो उन 4-5 गाँवों के लिए एक सेंट्रलाइज मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी होगी। जब उन 5 गाँवों को हमने स्ट्रीमलाइन कर लिया, 2 चीज़ों से स्ट्रीमलाइन करना होता है। एक, उनका सेग्रीगेटेड वेस्ट वहाँ पे पहुँचे। दूसरा, मंथली 100 रुपये या 50 रुपये यूज़र फीस उस वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए ले दो, ताकि जो वर्कर्स उस फैसिलिटी में काम करते हैं उनकी रोजी रोटी भी उससे चले। हाँ, और जो वेस्ट वहाँ पे जनरेट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट होता है उसको हम निकालते हैं, ताकि जो मटेरियल बेचते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से उसको सेग्रीगेट किया है और वहाँ पे जाके उसको बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो
बेयर हो जाता है। कुछ लोकेशंस में इसमें एक वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होता है, जो कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वर्सेस द रेवेन्यू दैट इज बीइंग जनरेटेड। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की जो मेहनत है, गाड़ी का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी जो एमआरएफ में चलता है, जो वर्कर्स उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसका कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट हो गया ऑपरेशंस का, और छोटे छोटे इसमें चीज़ें रहती हैं। रेवेन्यू का सोर्स क्या है? अगर हाउस होल्ड लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे होटल्स जो है मंथली एक यूज़र फीस दे, वो चाहे 50 रुपये हाउस होल्ड के लिए हो सकती है, 1000 रुपये एक होटल के लिए हो सकती है, और जो मटेरियल हम उसको बेचते हैं और उसका रेवेन्यू, और ये सारा सिस्टम हम इस तरीके से करते हैं कि जो पैसा वहाँ से जनरेट होता है, इट गोज़ बैक टू द पीपल हु आर वर्किंग विद इन दी एमआरएफ। ओके, सो दैट जो भी प्रॉफिट है, हाँ, जो प्रॉफिट है, जो भी पैसा है, सारा उनके पास जाए, सो दैट दे फील मोटिवेटेड टू कंटिन्यूसली वर्क अराउंड दैट फैसिलिटी। तो ये कई बार वो लॉस में भी होता है, तो दैट्स वेयर वी कम इन। कहीं ना कहीं से आप जैसे लोग, कुछ और लोग जो सोचते हैं कि काम इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास पैसे भेज दे, तो हम उनको पे करते हैं, सो दैट ये वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम, हालांकि ये जो डिपेंडेंसी आउटसाइडर पे इसको सस्टेन करने की ये नहीं होनी चाहिए। ये वहीं कम्युनिटी को ही मिलके उसको सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ जगह पे कर लेते हैं। इसमें एक और तीसरा बजट भी होता है, जो कि जिसमें कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर है, 15th फाइनेंस कमीशन, जो पंचायत को पैसा देते हैं सैनिटेशन का, अच्छा, उस पैसे को वहाँ पे चैनलाइज करवाना। कुछ प्रतिनिधि जो है वो जुड़ जाते हैं साथ में, तो करते भी और ऑलरेडी कर भी रहे हमारे साथ बहुत सारे से लोग। कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते, इस पूरे सिस्टम को जो हम करना चाह रहे हैं। वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट प्रधान कब आएंगे और फिर हम अपनी जिम्मेदारी से चले जाएंगे। हाँ, तो कई जगह पे हम इसको एस्टेब्लिश कर पाते हैं, कहीं पे नहीं। तो ये एक मिसिंग इकोसिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस किया 2021 में, पहली बार उसको ऑपरेट किया। 2021 में जब हमने स्टार्ट किया, उसके बाद अब 2024 के एंड तक हमने ऐसी सेम फैसिलिटी जो है 9 अलग अलग लोकेशंस पे उसको किया, और लगभग अभी हमारे पास 45 ऐसे गांव हैं जो इन फैसिलिटीज़ के अंडर में आते हैं। अच्छा, ऑन अ डेली बेसिस अब हम लगभग 4 से 6.5 टन के बीच में अप एंड डाउन चलता रहता है। उतना गार्बेज, सेग्रीगेटेड गार्बेज जो डेली बेसिस पे है, वो कलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सेकेंडरी सेग्रीगेशन करते हैं, और उसके बाद उसको रिसाइकलिंग तक भिजवाते हैं। आई थिंक मिड 2024 तक जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, उसमें हमारे पास लगभग 1600 टन के आसपास कुछ ऐसा गार्बेज था। तो ये हमने वहाँ पे कलेक्ट किया थ्रू एमआरएफ। तो ये जो मिसिंग इकोसिस्टम है, इसको हम अब बहुत स्पीड से रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं हर लोकेशन पे। फाइनली इस बात का जो है अब इम्पैक्ट भी नज़र आया है, और सबसे ज़रूरी इम्पैक्ट से ज़्यादा है कि ये इनकी सस्टेनेबिलिटी नज़र आई, कि जो स्मॉल स्केल वेस्ट मैनेजमेंट के ये सेटअप्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इस किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, खास करके हायर ऑल्टीट्यूड्स के लिए, है ना। वहाँ पे क्या होता है, एक तो टोपोग्राफी ऐसी है कि लोग फैले हुए हैं, कोई इस पहाड़ के ऊपर है, कोई उसके नीचे है, कोई इधर है, तो ऐसे ऐसे पंचायतें होती हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज़ वेरी हाई। तो वहाँ तक पहुँचाना, वो भी थोड़ा सा एमआरएफ तक पहुँचाना, वो भी हाई होता है। सो इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि दिक्कतें आती काफ़ी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स हम इसको, इस चैलेंज को ओवरकम करके और फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। बट इंडिया में तो चाहे पहाड़ की बात कर लो, चाहे शहर की बात कर लो, लोग ऐसे होते हैं, अरे यार आप इस काम में क्यों ले दे की ख़त्म करो। कि ले दे वाला कल्चर बड़ा चलता है पहाड़ों में, बोला कि यार आपके लिए ये स्कीम लगवा दें, अरे ले दे ख़त्म करो ना। आता होगा आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती होगी? ये स्कीम तो ऐसी बहुत सारी आती हैं, कई डायरेक्शन से आते हैं इनको बाईपास करना पड़ता है। तो आपको पता है कि आपने जो इकोसिस्टम एस्टेब्लिश किया है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल क्या है और उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो उसमें डोंट्स में एक ये भी आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सरकार की तरफ पॉइंट करते हैं ना, कि सरकार भी स्कीम लेके आती है, बट जब तो जिसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए उस तक वो पहुँचेगी नहीं, तो फिर स्कीम तो फिर स्कीम ही रह गई। हाँ, नहीं वो तो है। देखो, अब अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो 2016 के जो रूल है ना, तो पॉलिसीज़ हैं, अगर उनको पढ़े तो बहुत अच्छी पॉलिसी, करेक्ट, ठीक है। अगर उनको इम्प्लीमेंट करने जाए तो उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। जैसे अब इसमें ये तो मैंने अच्छी बातें बताई। हाँ, मैं वही डार्क साइड की तरफ बनाना चाह रहा हूँ, अच्छी बात अच्छी लगती है सुनने में। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि 45 गांव में हमने बना दिया, गार्बेज भी कलेक्ट हो गया, मटेरियल तक उसको पहुंच गया, रिसाइकलिंग तक पहुंचा दिया। बट उसके अंदर जो समस्याएं क्या है, पहले तो सबसे बड़ा जो डर है कम्युनिटीज़ में, वो ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉपर सेटअप है वो कभी बहुत कम लोगों ने देखा है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेटअप देखा है कि एक पहाड़ है कूड़े का, उसमें हर जगह से कूड़ा आता है, उसमें कूड़ा पड़ेगा, बदबू आएगी, गाय वहाँ आसपास घूम रही होगी, कुत्ते कुछ बैठे होंगे,
और कुछ मशीन ऐसे चल रही होगी, लग रहा होगा कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें पता नहीं, उसके ऊपर भी हमें डाउट होता है। सो बेसिकली ये है वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए। और जहाँ पे वो डंप साइट है या वो पहाड़ है, उसके आसपास के लोगों की ज़िंदगी नरक। गाजीपुर को ले लेते हैं। गाजीपुर को ले लो, गुड़गांव के बंदवाड़ी को ले लो आप, है ना, हमारे मनाली के रांगड़ी को ले लो आप, है ना। सो बड़े सारे ऐसे ऐसे डंपिंग साइट्स हैं। तो इन सब वेस्ट मैनेजमेंट के सेटअप्स को, इफ़ एट ऑल वी कैन कॉल देम ए सेटअप, तो देख के लोगों के दिमाग में ये हो गया कि वेस्ट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वी फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कम्युनिटीज़ जिनके लिए हम चाहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का सेटअप करना। वो बोलेंगे मेरे घर से थोड़ा सा दूर ले जाओ जी, मेरी पंचायत से थोड़ा सा और बाहर चले जाओ जी। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत दूर जाते हैं तो आपकी सस्टेनेबिलिटी पे इश्यू आ जाते हैं। नज़दीक आते हैं तो लोगों पे आपके डाउट करते हैं कि आप अगर कुछ सेटअप बनाएंगे यहाँ पे, कल को यहाँ बदबू आएगी और फिर हमारे घर साफ हो बाहर साफ हो ना हो। हाँ भाई, घर तो हम साफ चाहते हैं, बट आसपास अगर कोई ऐसा है, फिर हम उनको दिखाते हैं कि हमारी जो पहली फैसिलिटी है, दूसरी फैसिलिटी है, तीसरी फैसिलिटी है, उसमें एक्सपोजर विजिट्स करवाते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम कम्युनिटीज़ को, जो स्टेक होल्डर्स है वो हैं, स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स हैं इनफैक्ट, जिनको पता नहीं कि डस्टबिन के बाद मेरे कचरे का क्या होता है, तो उनको दिखाते हैं कि ये होता है आपके कचरे में। ये 10 लोग हैं जो इनको सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद फिर आपका जो वेस्ट है इसको कोशिश करते हैं कि रिसाइकिल हो जाए। तो एक्सपोजर विजिट्स जो है, उनके बाद भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार वहाँ पे ठीक चल रहा है, क्या पता यहाँ गड़बड़ हो गया। तो वो बहुत मुश्किलें आती हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है, 1 साल भर तक हमें कई जगह से हमें भगा भी देते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत आम हाँ, इंडिया में। सो हाँ, तो 200-250 लोग इकट्ठे हो गए आते हैं कि जी यहाँ पे नहीं लगेगी जी। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, तो वो बोलता है कि इनकी पार्टी पावर में, मैं यहाँ नहीं करने दूंगा, मैं इनको है। सो पॉलिटिकल डिफरेंस है। फिर एक माफिया भी है, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक माफिया है जो आपको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करने देता है। जितनी बिगड़ी रहेंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनका बनता रहेगा। ये माफिया की बात हम कर भी रहे थे। एक्चुअली माफिया जब बोलते हैं तो किस तरीके से फंक्शन करता है माफिया? माफिया जो है, एक तो उनकी भी तो फंक्शनिंग होगी एक जो ऑब्वियसली हाँ, उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए कॉन्ट्रैक्ट लेने, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपको एक एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वेस्ट मैनेजमेंट का। किसी भी एक शहर का नाम नहीं लेते, कोई भी एक शहर का आपको टेंडर दे दिया गया है कि आप यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट करो, आपको डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करना है। उस वेस्ट को कलेक्ट करके आप पर्टिकुलर साइट जो हमने निर्धारित की है वहाँ पे आप इसको जाके प्रॉपर सेग्रीगेट करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे। करेक्ट। उसके लिए टेक्नोलॉजीज आप हमें बताओगे कि क्या टेक्नोलॉजीज। अच्छा। ठीक है। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। उसमें समस्या क्या आती है कि जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वेस्ट सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में हो। अगर वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं होता है तो वैल्यू ख़त्म हो जाती। ठीक है। घर से अगर आपने गीला भी उसमें मिक्स कर दिया, सूखा भी उसमें मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा? अब आप उसको रिसाइकिल तो कर नहीं सकते। अब उसको रिसाइकिल करने क्या करना पड़ेगा? आप उसको साइट पे लेके जाओगे, सेग्रीगेट करोगे, वॉश करोगे, वॉशिंग लाइन आप अलग से तैयार करनी पड़ेगी। तो जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो एक्चुअल आपको मिलता था पैसा, उस कॉस्ट में आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। साइंटिफिक वे ऑफ डिस्पोजल आप नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे कि सारा इकट्ठा किया, आपने मशीन लगाई, ट्रॉमल बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे आपका जो लेगेसी वेस्ट जो कई सदियों से पड़ा हुआ है उसमें से जो मिट्टी है या जो मेन्योर का जो पार्ट है उसको अलग कर दोगे और जो बचा कुचा मटेरियल उसको अलग करोगे। फिर उसमें से RDF एक बोलते हैं, RDF जो कि सीमेंट प्लांट्स में जाता है, जो कि कोयले के साथ साथ को प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस मटेरियल को रिसाइकिल नहीं कर सकते उसको RDF में डाल दिया जाता है। तो ये एक टिपिकल फॉर्मेट है। आपने एज ए कंपनी या एज ए स्टेक होल्डर जो आपको टेंडर मिला है उसमें आपने कभी इस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाया कि आप जिस घर से कलेक्ट करते हैं उस सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में आए। अगर आपको वेट वेस्ट सेग्रीगेटेड मिलेगा किसी बड़े शहर से, आपको 30 टन मिल रहा है, 40 टन मिल रहा है, तो उसको आपने वैल्यू की तरह नहीं देखा कभी भी। 40 टन गीला कचरा अगर आपको मिल रहा है तो वो तो प्योर गोल्ड है। आप उससे बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप बायोगैस उससे बना सकते हैं, मैन्योर उससे बना सकते हैं, आप पिगरी फार्म उससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन आप किस लोकेशन पे, और उससे जो मैन्योर बनेगी आप कितनी जगह उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट आप उस डायरेक्शन में जाते हैं, आपके पास आता है क्या? सब मिक्स, उसको डंप किया। तो ये एक सिस्टम है, इसको कोई क्रैक नहीं कर पाया है या क्रैक करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग घुस गए उस चीज़ के अंदर और आपको बार बार पैसा आपको उनको देना पड़ता है कि ये पैसा आप लोग इस पहाड़ को ख़त्म करो, लेगेसी वेस्ट को ख़त्म करो। और वो लेगेसी वेस्ट एज इट इज़
वैसे वैसे हाँ हाँ। सो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें अगर आप करना चाहते हैं कोई प्रोसेस टेंडर करते हैं और आप डरने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है कि कई बार वर्कर्स जो है वो बोल देते हैं कि हम अब 3 दिन की 4 दिन की स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और 4 दिन तक अगर गार्बेज उठता नहीं है तो पूरे शहर में बदबू फैल जाती। फिर पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि ये क्या चल रहा है। तो इसलिए एक बार चीज़ें जो बिगड़ जाती हैं उसको दोबारा सुधारना बहुत मुश्किल काम। इसीलिए इसको डे 1 से ही बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करके अगर हम लेके चले आगे तो वो सबसे बेस्ट वे फॉरवर्ड है ना। अब हम क्या बोलते हैं इसमें कि आप डिसेंट्रलाइज करो इस चीज़ को। अगर आपको बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं उसके मल्टीपल जोन्स बनाओ, आप उस एरिया में उसी एरिया में आप MRF भी बनाओ। एक वार्ड आपके पास है जिसमें कि लगभग 10,000 घर हैं, उन 10,000 घरों के लिए आप 2 बड़े बड़े सेटअप बनाओ MRF के। अब वो बनते क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम लोकेशन पे आपको इतनी बड़ी लैंड मिलना और इतने तो वो है। बट अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्लब करें तो ज़मीन कहीं ना कहीं होती मिल जाएगी और उसमें सेटअप हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ अगेन जो हम पहाड़ों में करते हैं वो अर्बन स्पेस में किस तरीके से करना है, और उसको करना है कागजों में नहीं। 10,000 घर हैं, 10,000 घर के लिए फॉर एग्जांपल हम एक MRF बनाते हैं या 2 MRF बनाते हैं। उनका वेस्ट वहाँ पे सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में ही कलेक्ट होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एजेंसी को कि दे विल मेक श्योर। और उसमें टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों एजेंसीज, बॉटम अप हमारे जैसे लोग, टॉप डाउन जो कि कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ द अर्बन स्पेसेस, ये दोनों मिलके काम करें। आपका हाउस होल्ड पे सोर्स सेग्रीगेशन हो, सेग्रीगेटेड मटेरियल में से ड्राई वेस्ट MRF पे जाए, वेट वेस्ट के लिए बायोगैस प्लांट का सेट। और इस तरीके से छोटे छोटे सेटअप्स क्रिएट किए जाए रादर देन कि हर जगह का इकट्ठा करके एक जगह पे पहुंचा के उसको डंप कर दिए। और ये तरीका जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, इसको सीरियसली नहीं लेंगे और हम बस टेंडर आगे निकाल के दे देंगे किसी और को और हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर नहीं होगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि डेली बेसिस पे हर इंडिविजुअल का एक रोल है। जिसने भी उसमें गड़बड़ की है तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है उसके वजह से। तो इसलिए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इतना इजीली फेल होने का इसका चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपके घर से अगर सेग्रीगेटेड नहीं आया तो आपको पिनलाइज कैसे किया जाएगा, है ना। इंदौर में ऑलरेडी हमारे पास मॉडल है, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। अभी भी कभी आप किसी को कॉल करेंगे तो आपकी कॉलर ट्यून रहती इंदौर रहेगा नंबर 1। हाँ इंदौर रहेगा बिल्कुल। दैट इज़ द काइंड ऑफ सेंस ऑफ प्राइड दे हैव इंस्टिल्ड कि हम नंबर 2 पे जा ही नहीं सकते हैं। तो ये अगर कम्युनिटी, अभी पीछे आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि इंदौर में किसी एक पॉइंट पे गार्बेज किसी ने इसे फेंका हुआ था, उसमें उन्होंने उस गार्बेज में से बिल निकाला और उसमें बिल में कहीं ना कहीं फ़ोन नंबर था, उस घर पे पहुंचे और उसको चालान किया। इतना डिटेल में आपको घुसना पड़ेगा। हर सिटी की एक अलग से टास्क फोर्स होनी चाहिए जो MC के साथ मिलकर काम करे, जो आइडेंटिफाई करे हॉटस्पॉट्स क्या है, गैप्स क्या है, उन गैप्स को कैसे फिल करना है, वेस्ट सेग्रीगेट कौन नहीं कर रहा है, सेग्रीगेट अगर 1 वार्निंग 2 वार्निंग के बाद नहीं भी करता है तो उसको कम्युनिटी में किस तरीके से आप हाईलाइट करें ताकि वो एटलीस्ट शर्मिंदा हो कुछ लोगों। चलान से तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा आजकल, पैसे बहुत हो गए लोगों के पास। तो ये सारी चीज़ें तो आपको एक वॉर के तरीके से जाना पड़ेगा। ये मतलब ये ऐसा नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम किसी दूसरे कंट्री का डंपिंग साइट नहीं है हम कि हमारे पास बहुत सारी कंट्री से हमारे प्लास्टिक के खिलौने आते हैं, उनके लो वैल्यू के जो मटेरियल है उससे खिलौने बनते हैं और वो हमारे लिए पहुंच जाते हैं। तो हमारे लिए क्या, हम उनके लिए डंपिंग ग्राउंड ही है बेसिकली, जो कि उन्हें समझ नहीं आता, जो हमें समझ में नहीं आता। चाइना का देख लो आप, सारा मटेरियल वहाँ से खिलौनों के रूप में आएगा, सब यहाँ पे डंप करेंगे। क्या लो ग्रेड प्लास्टिक है उनका सारा सब कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको खिलौने यदि सस्ते मिल रहे हैं, हमारी एक मार्केट अच्छी चल रही है, इंडिया को सब पता ही नहीं है रियलाइज कि कितना बड़ा गार्बेज डंप हो रहा है हमारे यहाँ पे। और ना हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो एक अच्छी अप्रोच की और सिविक सेंस की। ये 2 चीज़ें अगर हमारे पास हों तो इंडिया में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है आज के डेट में। एक मैंने आपसे बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा था कि यार मैं एक बार कहीं से आ रहा था, मेरे पास कुछ कचरा था और मैं कभी रोड पे फेंकना नहीं चाहता, है ना। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कैमरे पे हूँ, सच में ऐसा करता भी हूँ। तो जब कचरा लेके जा रहा था मुझे बहुत समय तक कहीं पे पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त कहीं पे कोई गार्बेज का एक स्पेस नहीं मिला जहाँ मैं उसे डाल सकूँ, डेडिकेटली डाल सकूँ। तो आपका कहना था कि पब्लिक स्पेस में तो गार्बेज होना ही नहीं चाहिए, तो नहीं होगा तो फिर वो जाएगा कहाँ? वो कचरा मेरे हाथ में थोड़ी रहेगा 24 घंटे। देखो, पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन रखना एक बात है, बहुत इजी काम है, बट उसको खाली करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और उस डस्टबिन के अंदर रेगुलरली कौन क्या डालता है उसको मॉनिटर करना अपने आप में। अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे, एयरपोर्ट पे अगर देखो आप, एयरपोर्ट पे फैंसी लुकिंग डस्टबिन, मतलब इतने
खूबसूरत डस्टबिन है वो, है ना, उन पे लिखा होता है कि ये पेपर के लिए है, ये रिसाइक्लेबल के लिए है, ये वेट के लिए है। पर अगर उसमें कभी झाँक के देखोगे तो पेपर में आपको खाना मिलेगा, खाने वाली जगह में आपको पेपर मिलेगा, बॉटल मिलेगा, सब कुछ मिक्स होता है। इतनी प्रीमियम लोकेशन पे इतने अमेजिंग डस्टबिन के पास में खड़े होकर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन तो नहीं है खास। हाँ बिल्कुल। जो लोकेशंस मॉनिटर्ड नहीं है वहाँ पे तो आप कुछ भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता नहीं है कि पार्किंग स्पेस में आपको गार्बेज ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल। क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा, गाड़ी रुकी है, अब यहाँ पे फटाफट साफ़ करो, मेरी गाड़ी साफ़ हो जानी चाहिए, बाहर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और सारे 10 ड्राइवर अगर बैठे हैं साथ में, 10 के 10 मिलके वही काम कर रहे हैं, क्या यूनिटी है यार? देख, नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी बढ़िया यूनिटी लोग समझते हैं कि अगर सब ड्राइवर मिलके साफ़ सफाई करेंगे और सारा कचरा बाहर डालेंगे। कोई भी एक इंसान किसी भी टूरिस्ट को ये नहीं सिखाता है कि कोई भी एक ड्राइवर, उनको लगता है अगर मैं समझाऊंगा पता नहीं क्या बोल देंगे मुझे। अरे बोल के तो देखो आप, और प्यार से बोल, कौन मना करता है? आप प्यार से, अगर आप खुद अपने आप को मैनेज कर रहे हो, आप डायरेक्ट प्रीच मत करो, प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कुछ बोलने का। वो लोग महान हैं जिन जो प्रैक्टिस भी नहीं करते, वो सीधा प्रीच करते हैं, उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता। बट जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो प्रीच करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीच करना तो आई डोंट सी इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बट यू कैन ऑलवेज गाइड देम, है ना, कि किस तरीके से अगर आप मेरे हिमाचल में या मेरे उत्तराखंड में मेरी देवभूमि आए हैं, तो आप जब से सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड तो ड्राइवर ही करता है, टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल लेके जाता है। तो हर जगह पे वही बताता है। कितनी जगह पे जाते हैं हम नई लोकेशन पे, हम तो ड्राइवर को पूछते अरे आप बता दो ना यार कहाँ जाना है, कोई अच्छी सी जगह बता दो, बोलते हैं उसको, और वो अच्छा इंसान है तो हाँ अच्छी जगह पे लेके भी जाएगा। उसी में अगर ड्राइवर ये एडिशनल बात बोल दे कि सर एक मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी गार्बेज आप जनरेट करते हैं तो मेरी गाड़ी में डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें आप डालते रहिए, ठीक है, और कहीं बाहर मत फेंकना प्लीज़। मजा लो, इंसान कभी इधर उधर फेंक दे यार। वो तो इतने प्यार से अगर आप कोई किसी को समझाएंगे तो, है ना, तो इतने घर में प्यार से तो घर पे कोई नहीं समझा रहा आज के डेट, तो अगर वो समझाते हैं तो लोग मानते भी हैं। मे बी ऑन द फेस ऑफ इट दे माइट रिटेलिएट अ लिटिल, बट इन द सबकॉन्शियस माइंड दे विल ऑलवेज एग्री कि नहीं बात तो ठीक बोल रहा है, पर ये क्यों बोल रहा है ये समस्या हो सकती है ना। तो वो चीज़ है। तो कितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है कि कोई लिटरिंग कर रहा है तो उसको रोक के मना किया है कि ये मत करो। एवरी नाउ एंड देन एक दो रील हमारी इंस्टाग्राम पे वायरल होती है, लोग कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, है ना, ये है। तीसरा, पॉजिटिव चीज़ों को वायरल नहीं करते, नेगेटिव को इमीडिएटली वायरल करते हैं हम। अब मैं कोई वीडियो डालूंगा जिसमें लोग गार्बेज डाल रहे हैं, एवरीबडी विल लाइक शेम ऑन देम, क्या हो रहा है, डिस्गस्टिंग, ये कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सिविक सेंस कुछ नहीं है। अगर उसके कंपैरिजन में हम डालते हैं कि देखो जी हमने ये पूरी साइट को साफ़ कर दिया है और एक यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम हमने एस्टेब्लिश कर दिया है, 3-4 थम्स अप नसीब। तो नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोग, पॉजिटिविटी को कम करते हैं। ये एक जनरल फिनोमेना भी है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन भी, है ना। शुरुआत ही हम जब पब्लिक स्पेस में ये क्या चल रहा है, तो उससे हमारा बातचीत स्टार्ट हो जाती है, हम ऐसे दोस्त बनते हैं, नेगेटिविटी से दोस्त बनते हैं हम, है ना, पब्लिक। बट पॉजिटिविटी से कैसे बनाया जाए, तो ये जो हम छोटे छोटे सेटअप्स कर रहे हैं, ये एक इंडिकेटर है पॉजिटिविटी का। ये एक इंडिकेटर है कि थिंग्स कैन बी डन इफ़ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट देम। ये इंडिकेशन है कि अगर कम्युनिटी साथ में जुड़े तो हम अपनी जो डाइंग बिलोंगिंगनेस है टुवर्ड्स आर कम्युनिटी, टुवर्ड्स आर नेचुरल हेरिटेज, हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। ये इंडिकेशन है कि जो शहर से लोग आते हैं डिस्ट्रेस करने अपने आप को, शहर का स्ट्रेस जो है, जो कि नेचुरल वर्ल्ड से इतने डिस्कनेक्टेड है कि वो अगर फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो उनको समझ भी नहीं आता करना क्या है अदर देन दी फोन, है ना। तो उनको यही नहीं पता है कि अगर हम वहाँ पहुँचे, बड़े बड़े म्यूज़िक स्पीकर्स अगर आप लेके चल रहे हैं और फॉरेस्ट एरिया में जाकर उसको लाउड प्ले कर रहे हैं, तो क्या कनेक्ट करने आए हो आप, किससे कनेक्ट करने आए हो? ब्लूटूथ से तो आप वहाँ भी कनेक्टेड ही थे ना। तो गाँव में अगर जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, तो थोड़ा शांति से बैठ के देखो, दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करो। पहली बारी में नहीं होगा, आई नो, एकदम से आप इतना जो अमेजिंग लाइफ जो शहर में जीते हैं और जो गाँव भी दिले, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो, इट्स फॉर श्योर। बट कोशिश करने वाले तो कोशिश करेंगे, देखेंगे, एक नया वर्टिकल समझेंगे। अगर आप खुद कैपेबल नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, उन लोगों को ढूंढो जो आपको ये गाइड कर सके। वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये वही बात हो गई कि अगर आप किसी शहर से आते हैं गांव में, और गांव में अगर आप ढूंढते हैं कि सबसे इको फ्रेंडली होम स्टे कौन सा है, मैंने वहीं पे रुकना है, उसको प्रमोट करो ना यार। 5 स्टार होटल में तो रुक जाओ, कहीं रुक जाओ, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हर चीज़ का। एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा आपको चीज़ों का?
इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ। अब आप ठीक है, कभी कभार लग्जरी भी चाहिए होती है इंसान को, वो अच्छे होटल में एवरीथिंग इज बैलेंस। हाँ वो कर लो आप, बट पैरेलली इसको भी एक्सप्लोर करो। इसको इतना पीछे मत छोड़ो कि वो जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जो प्रमोट करता है वो एक एक चीज़ का ध्यान रखता है। पानी कम यूज़ करना चाहिए, कचरा कम से कम जनरेट करे। जिसने प्लास्टिक बोतल है, कांच की बोतल रखी हुई है, वो उसको बार बार वॉश करके उसको रीयूज़ करता है, उसको भी तो थोड़ा प्रमोशन दे दो लाइफ में, है ना। तो वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करेगा, तो उसको देखेंगे 10 लोग और पैदा होंगे, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं करना, और अपने ही हम रहते हैं। मुझे मुझे आपको एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा लगा था, जो अटल टनल वाला एग्जाम्पल आपने दिया था कि एक बार किसी ने सेटअप किया था। बिल्कुल, वो मैं चाहता हूँ वापस बताएं। सो अभी अटल टनल का क्या है कि जब से वो साइट डेवलप हुई है, अब वो है तो इंजीनियरिंग मार्वल ही है हमारे लिए। हमारे देश की जो सुरक्षा है, जो डिफेंस फोर्सेस है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, है ना। जो रास्ता हम इतने मुश्किलों से, मुझे पता है रोहतांग पास में, क्योंकि मैं उस रोहतांग पास के फुटहिल पे रहता, 3 साल जो था मैं उसी गांव में रहा। तो कितना मुश्किल होता था उसको क्रॉस करके, कितनी बार डेली हमें न्यूज़ आती थी कि आज कोई गाड़ी कुछ हो गया है। सो थैंकफुली दिस हैज़ बिन बिल्ट, एक विजन था उसको फुलफिल किया गया। और बट उसके कुछ डाउन साइड भी होते हैं। आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है उन रिमोट लोकेशंस पे, जो दुर्गम रास्तों को छोड़ के आपको बड़े अच्छी सी साइट पे पहुंच जाते हो आप एकदम से, विद इन हाफ एन आवर आप अटल टनल क्रॉस करके एक नए लैंडस्केप में पहुंच गए, लाहौल स्पीति के। उससे क्या हुआ, एक जो चीज़ें निकल के आई वो कि जो लाहौल स्पीति की, खास करके लाहौल की जो एग्रो बेस्ड कम्युनिटी थी, वो टूरिज्म बेस्ड कम्युनिटी हो गई। तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था पूरा चेंज हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विद इन अ फ्यू मंथ्स जो टूरिज्म था वो 300 गुना बढ़ गया उस वैली। तो अब उन गाँवों के ऊपर प्रेशर आ गया, कि प्रेशर भी आ गया और अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि अगर लोग इतने आ रहे हैं तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दैट्स वेयर द डिसीजन शुड कम फ्रॉम द कम्युनिटी, दैट जो भी हम बनाएंगे इट हैज़ टू बी अलाइंड विद द नेचर। कुछ भी नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पे, हमने कॉन्क्रीट के वो नहीं करने हैं कि एकदम से फटाफट होटल खड़ा किया और लोग आ रहे हैं, है ना। अभी तो बट वो हो गया। हाँ, हो गया और बिल्कुल। जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट था जिसमें मेजर फोकस था, वो शिफ्ट होकर अब पूरा टूरिज्म पे चला गया। उसके क्या नुकसान हुए कि आपने एग्रीकल्चर को आउटसोर्स कर दिया। जब आप आउटसोर्स करते हैं किसी चीज़ को, तो वो जो लोग काम करते हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उनकी क्वालिटी से मतलब नहीं है। तो आप सोचो कि आपके जो नेचुरल फार्मिंग थी उसमें पेस्टिसाइड का अमाउंट कितना बढ़ जाए। बीइंग अ फार्मर फैमिली, आई अंडरस्टैंड। तो अभी वो बढ़ गया। इधर आप टूरिज्म के नाम, टूरिस्ट आता है, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स स्टार्ट कर दिया बनाने, फटाफट फटाफट हुआ, टूरिज्म आया, तो फिर आपने वेस्ट जनरेशन का वो था, वो इकोसिस्टम मिसिंग था, तो उसको एड्रेस नहीं किया। थैंकफुली सम हाउ वी गॉट लकी, और वहाँ के एक गाँव के प्रधान हैं, कोकसर गाँव के सचिन मिरूपा, जिन्होंने अप्रोच किया और हमने साथ में मिलकर एक फैसिलिटी सेटअप की। तो एटलीस्ट जो मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है अभी 2 गाँव अटल टनल क्रॉस करके, कोकसर एंड शिशु, उन गाँव के लिए हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट सेटअप कर दी है, जो कि पिछले साल से ऑपरेशनल भी है। तो ये अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सबसे लास्ट में हमें याद आता है कि अरे अब तो टूरिस्ट बहुत पहुंच गया, अब कचरे का क्या करें। समस्या का निपटान पहले से ही हम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है, हम थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग क्यों नहीं है, चाहे वो किसी की भी हो, पंचायत की हो, गांव के लोगों की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, कि हमें पता है कि 3 साल बाद ये अटल टनल बनने वाली है, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ने वाली हैं, तो उसके लिए हम अभी से क्या तैयारी करें। सो 5 साल का फ्यूचर, 7 साल का फ्यूचर, 10 साल का फ्यूचर सोच के तो हम बात करते, हम तो क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम आ जाने दो, उसके बाद इकट्ठा करेंगे सब लोग, हाँ जी अब पंचायत करो, ये तो समस्या हो गई, अब क्या करें। मतलब मुझे आप अगर इस कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले, सबसे पहले लगता है मुझे सवाल ज़रूर बोलना ही चाहिए था कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये ओवर टूरिज्म है ना। एक होता है टूरिज्म, एक होता है ओवर टूरिज्म। कैसे, आप चारधाम यात्रा देखिए, मेरे को लगता है किसी ने एक बार पॉइंट भी रखा था कि चारधाम यात्रा तब करते थे जब आदमी बुजुर्ग हो जाता था। अब तो इंस्टाग्रामर भी आते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो ओवर टूरिज्म हो गया। और प्रिपेयर वो साइट प्रिपेयर नहीं है। ठीक है भाई, सबका स्पिरिचुअल एंगल होता है, समझ में है, बट किसी बार लाइफ लंबी है, किसी बार छोटी है ना, किसी बची हुई लाइफ है, वो बाद में भी देख सकता है। तो वहाँ क्या होता है, जब ओवर टूरिज्म हो जाता है ना, तो वो जगह प्रिपेयर्ड नहीं होती है। प्रिपेयर्ड नहीं होती है तो फिर कचरा तो बहुत आम सी बात है। इतना ये तो मेरा अजम्पशन हो जाएगा कि लोग जाएं और कचरा ना डालें। ये तो मतलब हो गया, मैंने एक आपको वो दे दिया कि आइडियल सिचुएशन दे दी कि ऐसा ही होता है, बट ऐसा कभी नहीं होता। लेट बी प्रैक्टिकल, लोग जाते हैं कचरा डालते हैं। हाँ, अगर ओवर टूरिज्म नहीं होगा तो उस कचरे को मैनेज किया जा सकता है। सी
हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। आपकी गाड़ी है, उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। 5-6 लोग अपनी गाड़ी में बिठा सकते हो, चलो 7 भी बिठा लिए, पर उसके बाद आप छत पे तो नहीं बिठाना स्टार्ट कर दोगे, आप बोनेट पे तो नहीं बिठाओगे आप, बिल्कुल पॉइंट वाली बात बोली आपने, बिल्कुल। ठीक है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी हर एरिया की, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो अटल टनल के पास के गांव हो, हर गांव की अपनी अपनी कैपेसिटी है। वो कितने आजकल वो कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पीछे छोड़ दिया बहुत, ठीक है, वो भूल चुके हैं। बिकॉज अगेन इकोनॉमी वर्सेज इकोलॉजी, ये वर्सेज क्यों है वो मतलब बड़ा पेचीदा सा सवाल है कि हमने इनको क्यों आमने सामने रख दिया है, अलाइंड क्यों नहीं है। हाँ। वो चीज़ होनी चाहिए कि जितनी हम वेटेज इकोनॉमी को देते हैं उसमें एटलीस्ट टू स्टार्ट विद 70-30 कर लो यार, 60-40 कर लो यार, 50-50 कर लो, फिर बाद में धीरे धीरे पहुंच जाओ वहाँ पे, है ना। तो वो हमने एक दूसरे के उसके सामने इतना खड़ा कर दिया है कि इकोनॉमी अगर ग्रो करनी है तो इकोलॉजी को हर्ट करना ही पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। हैदराबाद का एग्जाम्पल देते हैं रिसेंटली, जो फॉरेस्ट पूरा, हाँ हाँ, अब देखो तो ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट तो बहुत कुछ होता है। नहीं देखो, जहाँ पे भी हम है, किसी भी जगह पे पूरे धरती पे, एक जगह वहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड ही था, हम तो बहुत लेट आए हैं यहाँ पे, हम तो धीरे धीरे एनक्रोच करते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब उसकी सीमाएं क्या है, कहाँ तक एनक्रोच करना है, वो लिमिटेशन हमने करनी। ग्रोथ के नाम पे ठीक है, ग्रोथ करनी जरूरी है। मान लो जो हाईवे आज हमें दिक्कत दे रहा है कि हमें लगता है कि ये हाईवे बनने से 5,000 पेड़ कटेंगे, बट उस हाईवे की वजह से अगर 3 घंटे का रास्ता कम होता है तो कितना ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, ये एनालिसिस भी तो हमें करना चाहिए, हर चीज़ का करना चाहिए, ठीक है। बट पैरेलली हमें वो जो 300 साल पुराना पेड़ है उसको आप आज के पेड़ से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू थी और आज जो पेड़ लगाएंगे उसकी वैल्यू में बहुत फ़र्क है। बट अगर हमें ये सब चीज़ें चाहिए, अब हम अपने आप से सवाल पूछे कभी, जितने भी साल हो गए आपको इस धरती पे आए हुए, जितने साल हो गए आपको ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, कोई एक ऐसा दिन है कि आज मैं इसको पूरा दिन बंद रखूँगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करूँगा, या कोई ऐसा दिन है कि आज हमने ये डिसाइड किया कि मेरे पूरे घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट यूज़ करेंगे, एक ही बल्ब यूज़ करेंगे या जो भी लाइट यूज़ करेंगे। वैसे वैसे कॉन्शियस डिसीजन कभी हमने लिए हैं रिड्यूस करने के हमारे पॉडकास्ट पे लोग लेते हैं पॉडकास्ट पे तो लोग पॉडकास्ट बता देते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे और ऐसा होगा, बट आइडियल सिचुएशन आपको तो बाहर जो सिचुएशन है वो तो सब बेसिकली ब्लेम करना बहुत आसान है कि मैं ये नहीं बोलता कि हमें कोई डिसीजन जो गवर्नमेंट के उसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, बट कोई डिसीजन अगर कोई सरकार लेती है और आप उसके बारे में बोलते हैं, पहले तो आप अपना आकलन करिए कि आप किस सिचुएशन में बोले लायक है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है एनवायरनमेंट के लिए तो आप बोलने लायक है, नहीं तो आप नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन तो आपको बिल्कुल उसमें एक्टिविज्म भी ज़रूरी है, बट उससे ज़रूरी है धरातल पे काम भी करना, जो बदलाव लेके आने। आई एग्री टोटली। कुछ किसी भी कंप्लेन करने को हम भी कर सकते थे कि इस गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम नहीं है, क्यों नहीं है भाई, तो कंप्लेन करने को हम भी धरना दे के बैठ जाते हैं, ठीक है। वो भी एक अप्रोच है, उस अप्रोच को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बट उसके पैरेलली उस अप्रोच के साथ साथ आपको थोड़ा सा धरातल पे इन चीज़ों को भी लाना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से, कम्युनिटी की मेहनत से कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं या करना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें आना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम है, तो वो एक मुझे लगता है कि ये भी बैलेंस नहीं है। एक्टिविज्म जो मेरा मानना है, मेरे तो बस की बात चलिए नहीं मैं है। एक्टिविज्म का एग्जांपल देता हूँ। तो रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बात आई तो कर ही लेते हैं उस पर बात। तो कुछ लोग पहाड़ पे काफ़ी ऊपर आए और लोगों ने आपने जैसे कहा कि अपने साथ बॉटल्स लेके आए, शराब वराब पीने लगे, जो भी है ना, अल्कोहल कंज्यूम करने लगे। तो एक आदमी आता है उनसे बिल्कुल ही लड़ने लग जाता है, तू यहाँ कैसे आया, नीचे उतर, ये है। तो मुझे लगता है ठीक है एक्टिविज्म इज़ फाइन, बट मेरे को लगता है कि हो सकता है वो आया उस सब माइंडसेट से, बट उस माइंडसेट को चेंज करना ही तो एक एक्टिविज्म है, राइट। अगर आपने उसे अग्रेसिव नेचर दिखाया तो वो भी अग्रेसिव नेचर दिखाएगा, और वो सीख के गया अगली बार फिर से करके दिखाऊंगा। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि वो एक्टिविज्म नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हिट जो मिलेगा सोशल मीडिया पे, जो मेरे पीछे वीडियो बना रहा है वो ये मिलेगा कि हम 2 लोग लड़ाई करेंगे, फिर लोग इन्हें बहुत गालियाँ देंगे और मुझे बोलेंगे आप जैसे लोग जब खड़े रहेंगे तब कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा। नहीं, वो तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मतलब वो आप उस टाइम पे उसको भगा दोगे, बट लॉन्ग टर्म में उसका वही होगा कि वो आई फॉर एन आई मेक एवरीबॉडी ब्लाइंड, बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। इसमें जैसे मुझे लगता है कि ये तो एक पार्ट हो गया, होलिस्टिकली चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम, ये एक पार्ट है समाधान का कि जहाँ पे कम्युनिटी के लोग
इकट्ठे होके बोलते हैं कि यार आप गांव में मेरे इस एरिया में आते हैं, आप यहाँ पे जो भी करते हैं, पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कर लो बट कुछ छोड़ के मत जाओ। एग्जैक्टली मतलब मैं कह रहा हूँ अब ये कह दें ये भी सब बंद कर दें, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, पर्सनल लाइकिंग भी है, सबका पीस ढूंढने का तरीका अलग है। हाँ मेरा ये कहना, बट उनको समझाने का जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे लोगों की भी है। मैं तो ये मानता हूँ जो समझा रहा है वो कितना दूध का धुला है, दूध का धुला है। उसकी भी एक वही है। अगेन प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप प्रीच करो, बिना उसके नहीं। ठीक है, कई कबार कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आप जा रहे हो और आपने देखा कोई ऐसे सड़क पे बैठ के कुछ कर रहा है और उसने वहीं घर पे छोड़ के चला गया। 99% वो छोड़ के ही जाते हैं। कोई ऐसा भला मनुष्य है नहीं धरती पे जो कि इतना सब कुछ करके और इतनी जब उसकी सामग्री अंदर चली जाती है उसके बाद वो बड़ी कॉन्शियस डिसीजन लेगा कि नहीं मेरा इन्वायरमेंट बिल्कुल बिल्कुल वही वो बहुत रेयर होता है। वही बात आ गई ना कि मुझे पॉडकास्ट में तो बात अच्छी लगती है सुनने में, रियल लाइफ में थोड़ी होती है। राइट। इन लोगों को अगर बोलूँ मैं कि अगर आप कचरा उठाते हैं, और मैं बता दूँ सिंगल यूज प्लास्टिक जो 19 आर्टिकल जो बैन भी हुए थे हमारे 2021 में, जिनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, जिनको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे टॉफ़ी रैपर हो गया, प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गया, प्लास्टिक कटलरी हो गई, प्लेट्स, ये सब हो गया। जैसे हम यहाँ गुड़गांव हरियाणा में पंजाब में छबील लगाते हैं, तो जो शरबत पिला रहा है या नींबू पानी पिला रहा है वो पिला तो रहे हैं बट वो सारा प्लास्टिक में पिला के फिर बाद में वहीं पे फेंक के भी चले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत सारी जगह पे होती हैं। माई पॉइंट इज जब आप कलेक्शन करते हो, उठाते हो कचरा, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड पर जब जाके उठाते हो, आप 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक उठाने के लिए आपको कम से कम 450 बार झुकना पड़ता है। माय गॉड। एक बार वो करके देखो, 1-2 दिन वो करके देखो, तब आपकी सद्बुद्धि जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा बात, है ना, कि जो ये इस पूरी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं ना, मैं जब स्टार्टिंग में बोल रहा था कि दूसरों का फेंका हुआ कचरा जब आप उठा लेते हैं तो आप खुद एटलीस्ट कभी नहीं फेंकेंगे जीवन में, और आप इतने कॉन्शियस भी हो जाएंगे चीज़ों को लेके। सो एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन है ना, जो सबसे मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन भी है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ क्लीनिंग ड्राइव्स कैन चेंज द वर्ल्ड, बट इट इज़ अ स्टार्ट। यहाँ से अगर आप शुरुआत करें, आप जुड़े अपने, और हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि जो मुंबई में बैठा उसको हिमाचल आके या हिमालय में आके साफ सफाई करनी, जहाँ पे बीच नहीं आपके घर के पास में कर लें। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, वो शर्म निकाल के फेंकनी पड़ेगी, है ना। हमें क्या होता है कि अब ये नेपाल और अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, नेपाल का इंसान कभी भी इस बात से शर्मिंदा नहीं होगा कि वो अपनी दुकान के आसपास साफ सफाई कर रहा है, कभी भी। ही और शी विल फील अ सेंस ऑफ प्राइड एंड यू कैन सी दैट ऑन देयर फेस। हमारे यहाँ पे हम पूरा दिन वो कचरा हमारे मुंह के सामने है, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता रहेगा, बट हम वेट करेंगे नेक्स्ट डे वो सुबह आएगा, झाड़ू मारेगा, वो उठाएगा, इसको उसकी जिम्मेदारी है। और सिविक सेंस क्या बोलती है, ये आप दुकान है, पूरे दिन कस्टमर आ रहे हैं, पूरी साफ सफाई कर दोगे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा, बट नहीं। तो ये जो माइंडसेट जो है ना, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रहा है आज की डेट में। वरना हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, वी आर वेरी कैपेबल कंट्री। एग्जैक्टली, हमारे पास सब चीज़ें हैं, इतनी बड़ी मैन पावर है, इतने इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, जितनी जल्दी हम तरक्की भी कर रहे हैं और काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं हमारी कंट्री में। तो बट फिर माइंडसेट में जो चेंज है वो अभी तक नहीं आ पा रहा है। उसको कैसे किया जाए चेंज, है ना। जो लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर चुके, वो सबसे बड़ी समस्या है। एक टाइम होता है जब प्रधानमंत्री बोलते थे कि भाई लाल बहादुर शास्त्री की हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखो, लोग करते, कर देते, मानते थे, भरोसा आज करते फास्टिंग कर लेते हैं, बट ऐसे हाँ अब आगे उसी कल्चर पे फास्टिंग हेल्थ के लिए कर लेते हैं, बट वो जब बेनिफिट के तौर पे बताया गया तब तो उस समय तो अब भरोसा नहीं रह गया लोगों को, है ना। तो ना पड़ोसी भरोसा करता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है एक दूसरे में, उसको कैसे जिंदा करें कि मैं अगर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो वो अच्छी चीज़ें हो सकती है ना। चाहे आप मेरा आकलन कर लो, मेरी तुलना कर लो, मेरा बैकग्राउंड देख लो, बट उसके बाद मेरी बात को समझ जाओ, है ना। तो हमें ऐसे लोकल चैंपियंस क्रिएट करने पड़े गांव में, कम्युनिटी में, हर जगह जाके, जो कि उस गांव के लिए टॉर्च बेरर हो हर चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने जितना देखा है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर समवन। गांव में जाओगे, साफ सफाई करनी, अरे अच्छा हो गया आप आ गए तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गांव में खुद मिलके आपको अपने गांव को मतलब उस पोजीशन पे लेके जाना चाहिए, रादर देन कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव पार्ट जो है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है गाँव से, और जितना पैसा आता जा रहा है उतना ज़्यादा हम पीछे जाते जा रहे हैं मानसिकता के तौर पर। चलो आपको एक फनी पार्ट बताता हूँ। आप पता हमने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, आप पता व्यू किस पे आते हैं? जो एंटरटेनमेंट होता है,
एजुकेशन पे ज़्यादा व्यू नहीं आता। अच्छा। क्योंकि लोग कहते हैं अरे तो बहुत बोरिंग टॉपिक है। मैं चुटकुले सुना दूँ तो तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आदमी को ना कि लगता है अरे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट बताएंगे, अच्छा कब तक सुन सकते। तो मेरे कहना है टॉर्च बियर आएंगे कहाँ से? नहीं, सही बात है। हमारा तो वही है कि टॉर्च बियर का मतलब तो वो है ना कि जिसे जेन्युइनली इंटरेस्ट आना चाहिए। हाँ, इस पॉडकास्ट से 5 लोग भी अगर मोटिवेट होते हैं तो हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, वो 5 लोग आगे 5 लोग और। हाँ, सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है, बट अगर आउटकम के हिसाब से सोचते और रिजल्ट्स के नहीं, मैं हिसाब से आपको सोचते। रिजल्ट सेंसिटिव नहीं बनने। हाँ, मतलब मैं टॉर्च बियर की बात बता रहा हूँ कि टॉर्च बियर क्या है, कहीं से एजुकेटेड होगा, है ना? जब वो एजुकेशन एंटरटेनमेंट कोई बनाना चाहता है तो फिर एजुकेट कहाँ से होगा? अब सबके पास अपने अपने रीजंस हैं। कोई देखो ये सबको पता है कि सैफ अली खान के घर में किसने हमला किया, बट ये नहीं पता कि वो ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। नहीं, वो अभी जब तक इस क्लाइमेट चेंज का ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो है, ये दिक्कत भी है कि हमें ये नहीं पता कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें फाइनेंशियली कैसे ड्रेन करता है क्लाइमेट चेंज, है ना। छोटे छोटे उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अ, जैसे हिमाचल में कुछ एक पर्टिकुलर क्लस्टर है, वहाँ पे बहुत सारा कैंसर के केसेस हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड ठियोग। शिमला से थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठियोग एक लोकेशन आती है, तो पूरे हिमाचल का सबसे ज़्यादा हुआ। अब उसका रीज़न क्या है कि ऑफ सीजन वेजिटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ऑफ सीजन पेस्टिसाइड, अब पैसा बहुत है उसमें, बट उस दैट विल कम एट अ कॉस्ट, और वो अभी हमें पता नहीं था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दिक्कत वाली बातें हैं, और इनको हम टाइमली रियलाइज़ कर ले तो बहुत अच्छा है। अब पूरे जैसे पूरे हिमाचल या उत्तराखंड में या नॉर्थ ईस्ट में आप काउंट कर सकते हो कि किस ट्रैक रूट पे एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहाँ पे कि हर चीज़ आपको ब्यूटीफुली सस्टेनेबल मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम खीरगंगा ट्रैक रूट पे जाते हैं, क्या उसके एंट्री पॉइंट पे हमें कोई गाइड करता है कि हम क्या लेके जा रहे हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? नहीं है। क्या हमारा कोई वेस्ट ऑडिट करता है कि हम क्या लेके जा रहे हैं और क्या वापस लेके आ रहे हैं? नहीं है। क्या हमारे पास वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी है? नहीं है। क्या हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसी टीम है जो कि अगर हम SOS करते हैं तो हमें रेस्क्यू करने आएगी? नहीं है। और क्या इन सब चीज़ों के बदले में हम कोई यूज़र फीस देना चाहते हैं, 50 रुपये ग्रीन टैक्स या एनवायरनमेंट फीस? उसका इकोसिस्टम है? नहीं है। क्या हमारे जितने भी नेचुरल स्प्रिंग्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? नहीं। सो दैट हम उसको पानी की बोतल अगर हम लेके जाते हैं तो हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्स है, इससे हम रिफिल कर सकते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू बाई ए प्लास्टिक बॉटल। तो ये चीज़ नहीं है। उसको ठीक करने के लिए कोई मेहनत हो रही नहीं हो रही है। क्या कम्युनिटीज़ को अवेयर करने के लिए कोई मेहनत की गई है? नहीं है। क्या उस ट्रैक रूट के फुट हिल पे हमारे पास कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कलेक्शन सेंटर है? नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं है, जबकि आपको पता है इस पर्टिकुलर ट्रैक रूट पे 5 लाख लोग जाते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रैक रूट पे 7 लाख लोग जाते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रैक रूट पे 2 महीने में जब बारिशों का मानसून का टाइम होता है, भोलेनाथ की जितनी भी यात्राएं शुरू होती हैं, हर जगह पे विद इन स्पैन ऑफ 21 डेज 2.5 से 3 लाख लोग वहाँ पे जाते हैं। सो उसके लिए हम कितना प्रिपेयर्ड हैं? कहीं पर भी ऐसा इकोसिस्टम है कि नहीं है? तो क्यों मिसिंग है वो हमारे इस इकोसिस्टम से? क्यों हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया? तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, कितने गांव ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि वी आर पेस्टिसाइड फ्री? कितना ही। अब ये तो जरूर है कि ये हमारे खाने वाले सेब वाले पेड़ है, ये बेचने वाले हैं, ऐसा भी हुआ है, है सभी ये कुछ हर होगा। जगह पे है। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है। तो आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं उस डायरेक्शन में, और कितनी क्या लिमिट है आपकी, अपर लिमिट क्या है कि आपको कब समझ में आएगा कि ये सारा जो जहर हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब चाहे वो प्लास्टिक के नाम पे है, वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे है, या पेस्टिसाइड के नाम पे है, इसको कब हम रोक सकते हैं? एक बार वंदना शिवा मैम से बात हो रही थी, पंजाब से ट्रेन निकलती है, इसका नाम कैंसर ट्रेन है ना। अब पंजाब क्या है, पंजाब आपका फार्मिंग लैंड है, फार्मिंग लैंड में आया कहाँ से? पेस्टिसाइड दिया है सारा। एक टाइम था जब आपको किसी एक लैंड को अगर आपको थोड़ा फर्टाइल वापस बनाना है तो आपको इतनी मिट्टी, काफ़ी हद तक की मिट्टी खोद के फेंकनी होती है, क्योंकि उतने ऊपर तक की मिट्टी उपजाऊ ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आप इसको तो आप डिजर्टिफिकेशन होता ना, अब मिट्टी को रेत में बदल रहे हैं। ठीक है, और हमारे पुराने टाइम में तो होता था कि अगर मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है तो हर साल मैं 1 एकड़ ज़मीन को खाली छोड़ देता और कोशिश करते थे कि भेड़ बकरियां किसी की है, ऊँट है, गाय है, तो उसको वहाँ पे 2 दिन के लिए बिठा दे, फिर तो नेचुरल मैन्योर वहाँ पे अपने आप आ जाता। तो वो एक क्या होता था कि आपका अच्छा खासा फर्टिलाइजर हो जाता है ना। तो आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड भी है कि अगर गांव का आदमी अगर गांव छोड़ रहा है उसका ऑप्शन क्या है कि जब हमने पेस्टिसाइड डाली दिया और जमीन जो उपजाऊ रही नहीं, क्योंकि पेस्टिसाइड इज अ सर्कल, आप आज डालोगे तो कल फिर डालना है, फिर डालो तो अगले साल डालना है। पेस्टिसाइड महंगा है, उसके बाद पैसा नहीं है वापस रीपे करने के लिए,
तो मेरे ख्याल से वो फार्मिंग तो छोड़नी है उसने एक दिन, आज नहीं तो कल, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको सबको नहीं, ये थोड़ा सा हम विशियस सर्कल में भी चलेंगे एक्चुअली, वैसे सर्कल में चलेंगे, कि अगर हम अब पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो हाँ। हमारा ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा। सो ग्रोथ नहीं होगी, मतलब फिर आपको फिर ओल्ड तरीकों से आना पड़ेगा ना। ओल्ड तरीके बहुत टफ, गांव के आधे लोग छोड़ चुके हैं, 2-4 आदमी गांव में है, उसके बाद इतना समय नहीं कि सारी चीज़ों पे ध्यान दे। तो मुझे लगता है वो विशेष साइकिल फर्स्ट तो गए हैं, उसे निकलना तो बहुत मुश्किल है। बैक टू द रूट्स, जैसे किया तो कोविड है कि इंसान को पता लगे यार असली में तो पहाड़ी थे या गाँव ही था, जहाँ वापस लौटना पड़ेगा। वो ये तो देखो भूल गए अब हम कोविड को। मैं तो ये प्रपोज करता हूँ कि महीने में एक दिन सब कुछ बंद कर दो यार, सब कुछ बंद कर दो। थोड़ा सा ना आई थिंक ग्रोथ के साथ साथ डी ग्रोथ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। स्लो डाउन कि आप एटलीस्ट, क्या ये बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है कि हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि महीने में एक दिन हम सब कुछ बंद कर दें, वरना फिर कहीं ऐसा टाइम ना आ जाए कोविड की तरह फिर से हम 3-3 महीने घर में बैठे हैं। सो इन अप्रोचेस के ऊपर क्या हमने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है? क्योंकि और क्या हुआ है कोविड से, हमने क्या सीखा है एज एन इंडिविजुअल? तो वो सीखा है तो क्या इम्प्लीमेंट किया है? उसको हमें तो खुद ही इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। एक और फनी पार्ट आपको बताता हूँ। किसी से मैंने बोला कि यार ये वेस्ट जो फेंकते हैं, आप कोई फेंक रहा था, मैंने कहा क्या हम इसे डस्टबिन में क्यों नहीं फेंकते, इधर क्यों फेंकते हैं? तो उसने बोला भाई मैं सरकार को टैक्स पे करता हूँ और सरकार की जिम्मेदारी है। बातों पे तो आप किताब लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद लिख सकता हूँ। मैंने उसे एग्जाम्पल दिया कि चल सरकार ने किसी कंपनी को तेरे को गाड़ी ला के दी, तो तू बिना ड्राइवर के, तू बिना ड्राइवर बने चला लेगा गाड़ी को? सरकार आपको सर्विसेज तो दे सकती है, मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन तो हमारा ही काम होगा ना। तो लोग भाई ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, भाई मैंने तो अपना टैक्स पे कर दिया, मुझसे सरकार बहुत टैक्स निकाल रही है, ये अब वो अपने आप देखें, कोई गाड़ी लगवाएं, जो लगवाएं उसकी जिम्मेदारी है। बट टैक्स पेयर्स का अपना दुख है। तो क्या है ना दुख तो, बट मेरा ये कहना है कि वो अल्टीमेटली आपने बात बोलना, आपको ग्राउंड पे तो आना ही पड़ेगा। इस समय वही है कि मैं वही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो कम्युनिटी में ना इम्प्लीमेंटर्स की बहुत कमी है। ठीक है, एजुकेशन, अवेयरनेस, वेल टू डू बिजनेस, सब चीज़ें हो रही हैं, बट धीरे धीरे इम्प्लीमेंटर्स ख़त्म हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है हमारी सोसाइटी का। तो जब तक हमारे पास इम्प्लीमेंटर्स नहीं होंगे, पॉलिसीज अच्छी हैं, आप पढ़ो उनको, देखो तो सब कुछ अच्छा कुछ लिखा हुआ है और उनको पढ़ के लगता है कि यार वाह कितनी शानदार बात है, मतलब अच्छा है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बहुत कम हैं। जो गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है उसमें तो लोग हैं, निर्धारित लोग हैं, आपका ये जिम्मेदारी है, आपका ये जॉब है, आप अर्बन डेवलपमेंट के हिस्से हो, आप रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा हो, आप नीति आयोग का। बट उन सब के बीच में हमें इम्प्लीमेंटर्स हर जगह चाहिए जो कि इन चीज़ों को ड्राइव भी कर सकें बियॉन्ड दी एग्जिस्टिंग सेटअप। सो वो जो है उसको कैसे और बढ़ाना है, वो टॉर्च बेयरर्स जो हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, वो कैसे और मल्टीप्लाई हों, वो एक सबसे बड़ी समस्या है और उसको हमें सॉल्व भी करना। चलो एक और प्रॉब्लम देते हैं फिर आपको इसमें। चलो मैं नाम नहीं लेता, बट मैं अपने सामने का इंसिडेंट बताता हूँ। चलो आपको किसी एक ऑफिसर को असाइन हुआ कि आपने इस शहर में इतने पेड़ कटने हैं, है ना? तो वो जो पेड़ की क्वांटिटी उससे काफ़ी ज़्यादा पेड़ नोटिफाई किया, यार इतने पेड़ कटते हैं। ही वाज नॉट अग्रीइंग, वो बोला यार कि ये तो उस चीज़ से ज़्यादा डिमांडिंग है जितना हमारी डिमांड थी उससे कहीं ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कि सर का आदेश है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये तो सर्कल तो हर जगह है ना। आपने बोला किसी को निर्धारित किया है, बट निर्धारित किया क्या वो अपना काम उस तरीके से कर पा रहा है? किसी को पोस्ट देने थोड़ी जाता है, पोस्ट तो आप किसी को भी दे सकते हैं। नहीं, एज ए कम्युनिटी चेक्स एंड बैलेंसेस तो हमें रखने पड़ेंगे ना। और जो एक्टिविज्म है वो यहीं पे तो काम आता है कि अगर आप अपने लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो कैसे कंट्रोल करेंगे आप उस इंडिविजुअल को जिसको पावर वेस्टेड है जिसके अंदर, और वो उसका मिसयूज़ करता है। तो दैट्स वेयर वी कम इन एज ए कम्युनिटी, है ना। वी नीड टू आस्क दोस क्वेश्चंस, है ना। हमारे जैसे जो लोग हैं वो एम्पावर करते हैं सिस्टम को भी, कम्युनिटी को भी, क्योंकि इन दी एंड वी आर रिजॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, है ना। उसका फ़ायदा कम्युनिटी को जा रहा है, टूरिस्ट को जा रहा है, किसी को भी जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि नुकसान ना एनवायरनमेंट को, है ना। उसका बेनिफिट कोई भी ले सकता है, उसको क्लेम कोई भी कर सकता है। बट जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हाईवे बनता है, इतने नंबर ऑफ ट्रीज हमने काटने हैं, उसमें एक पर्टिकुलर बजट भी होता है, मैपिंग होती है, बजट होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होता है किसी प्रोजेक्ट का, और उसको रिस्टोर कैसे करना है, उसके लिए सेपरेट बजट होता है। उसको इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात, ठीक है। उसको कौन क्रॉस चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे ये हाईवे बना है, इसमें इतने पेड़ कटे हैं, तो इसके बदले में आपने एनवायरनमेंट को कैसे रीजनरेट किया है, कितने पेड़ लगाए, तो पेड़ कहाँ पे हैं,
अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपका CND, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो है वो आपने कहाँ पे डंप किया है, नदी में तो नहीं कर दिया है, आप नदियों को चौक तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रॉपर मतलब लोग जितना विजिलेंट होंगे, जितना आप उसको देखोगे, जितना आपको पता होगा, तो उतना ही आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। नहीं पता है, आप योर माइंडिंग योर ओन बिजनेस और आप घूम रहे अलग ही टॉपिक्स में, तो फिर आप वहाँ रियल क्वेश्चंस पूछ मैं नहीं जाओगे। एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं हूँ, बट अभी शायद एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के उस पर लिखा था शायद 500 करोड़ के आसपास या 800 करोड़ के आसपास असाइन हुआ था बजट कि आपको सफाई अभियान ये सब जो चीज़ें जो है उन पे होगा। शायद 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसमें से। लेटेस्ट जो अभी जिसमें कि एनवायरनमेंट के ऊपर एयर पॉल्यूशन का जिसमें था जिक्र था कि इतना पैसा था, तो हाँ इसमें डिग इन करने की जरूरत है हमारे। 7 करोड़ तो मतलब 7 करोड़ में तो आसपास का भी इलाका सही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऊपर से आप चीज़ें असाइन नहीं हो रही हैं, पर जब नीचे ही नहीं पहुंच रही और काम ही नहीं हो रहा है, तो आप जो कह रहे हैं कि मैंने पोस्ट असाइन करा हुआ है, असाइनिंग ही गलत है इसका मतलब। और असाइनिंग पे जाते हैं तो फिर तो आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल बस आप अपना काम कर सकते हैं। नहीं, अभी इसमें अपने एक्टिविस्ट दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है ना, कि कौन इसको ढूंढे। RTI एक्टिविस्ट भी बहुत है जो कि जो बजट निर्धारित है और पोल्यूशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस बजट को उस सही जगह पे क्यों नहीं लगा पा रहे हैं हम, है ना। तो और क्यों वहाँ उस डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है, और क्यों हमारे जैसे लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो जो कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्यों इतना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। पर मेरी कैपेसिटी नहीं है वो। मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में आती तो मैं उसका रेजोल्यूशन खुद निकाल कुछ करने की कोशिश कर। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाके उनसे लड़ाई करूं। मेरी कैपेसिटी है कि मैं उस चीज़ को खुद रिजॉल्व कर सकता हूं, तो मैं उसको करूं। किस तरीके से करना है, कहाँ से रिसोर्सेज लेके आने हैं, दैट इज़ माई वे फॉरवर्ड, है ना। तो इस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ। अब उनके साथ जाके बैठना, जो ऑलरेडी कैपेबल लोग नहीं है उनके साथ आप बहस करोगे, क्योंकि अगर वो कैपेबल होते तो अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कैपेबल है ही नहीं, तभी दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो मैं नहीं उनके साथ ये कर सकता डिस्कशन, क्योंकि वो मेरी बात ना समझ पाएंगे, ना मैं उनकी बात समझ पाऊँ। तो रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ें नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश ही करते हैं, जो गांधीन फिलॉसफी है, कुछ चीज़ें हमें खुद रिजॉल्व करनी पड़ती है और हम उसको अपने हाथ में लेके, दिस इज माई कंट्री एंड आई टेक ऑनर्स फॉर इट एंड आई लव माई कंट्री एंड आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, दैट्स इट। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँगा, है ना। ऑल ऑफ दिस इज ये चीज़ें जा चुकी है हमारे दिमाग से, हमारे जो हमारा कार्यशैली उससे बहुत पीछे छूट चुकी है कि नेगेटिविटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर थिंकिंग एनी मोर। प्लास्टिक जो कोई फेंकता है, कचरा कोई फेंकता है, तो वो अपनी नेगेटिविटी फेंक के जा रहा है, अपना नेगेटिव एटीट्यूड फेंक के जा रहा है, और हम उसको उठा रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट हम पे होना होता है तो बहुत साल पहले हो जाता। मैं तो अभी डिप्रेशन में जाके कभी का निकल गया होता है इधर से, बट नहीं हो सकता वो। अब वो इनिशियल कुछ थे जो मैंने रियलाइज़ किए, और उसके बाद मैं समझ गया कि हमारा क्या तरीका है काम करने का, और उसमें कोई जुड़ता है बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ता है तो और अच्छी बात, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा सैड क्या करता है आप? मतलब आप तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, सब लोगों से मिल लिए, सब कुछ कर लिया, सरकार से भी मिल गए, मोदी जी ने भी अनाउंस करा कि भैया आपको अप्रिशिएट किया। सबसे ज़्यादा सैड क्या करता है? एक सर्कल तो आपको समझ में आया कि ये होता है, इम्प्लीमेंट ये होता है। सबसे ज़्यादा सैड क्या करता है वो पूरे इकोसिस्टम में? एक्चुअली सबसे ज़्यादा वही, जो हम ना साइलोस में बहुत काम करते हैं, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है। तो अगेन हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा धरातल पे, ठीक है। जो चीज़ें इतने अच्छे से सोच के इंसान, मतलब देखो, जो दिल्ली ऑफिस में बैठता है वो हिमाचल के खीरगंगा के ट्रैक रूट पे नहीं पहुंच पाता, वो नहीं पहुंच पाए। उसके और इसके बीच में जो गैप है उसको आज तक हम फिल क्यों नहीं कर पाए, ये सैडेस्ट पार्ट है, मतलब पूरे इकोसिस्टम का। कोई पॉलिसी अगर दिल्ली में बैठ के बनती है तो पूरे इंडिया के लिए कैसे बन सकती है वो? हिमालयन स्टेट्स को अलग से कंसिडर क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, यहाँ के सॉल्यूशंस अलग हैं। तो उन दोनों के बीच में हम क्यों नहीं अपना इतना दिमाग लगा? हाँ, तो वो ये चीज़ें हैं जिन लोगों को कैपेबल बनाया है कि आप चुन के आए हैं, आप सिलेक्ट होके आए हैं, आप इलेक्ट होके आए हैं, वो जब ऐसी हरकतें करते हैं कि आप जिन रीजन्स, जो मैंडेट आप लेके आते हैं और उन मैंडेट्स को आप बिल्कुल बाईपास कर रहे हो अगले 5 साल तक, या आप सिलेक्टेड है तो पूरी ज़िंदगी भर आप उसको बाईपास करते हैं। जो अच्छे ऑफिसर हैं, जो कि जस्ट पास आउट होते हैं, 3 साल तक वो बहुत क्रांतिकारी रहता है कि हमने कंट्री के लिए कुछ करना है। 4th 5th ईयर ऑनवर्ड्स उनको क्या हो जाता है कि आप क्यों इतना बदल जाते हैं। कुछ लोग उस प्रेशर को कंटिन्यू कर पाते हैं, कुछ लोग करते हैं अच्छा काम और साथ में जुड़ते हैं, समझ में भी आता है जो हम भी करते हैं।
कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। वो चाहते हैं कि भी धरातल पे कुछ अच्छा काम हो, वो चाहते हैं कि हमारा भी नाम, वो चाहते हैं कि भाई समाज के लिए कुछ अच्छा काम हो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कुछ भी रीजन हो, बट एटलीस्ट वो चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। पर मेजोरिटी ऑफ देम वो गायब हो जाते हैं। जो विचारधारा 5 साल पहले थी वो 5 साल में कैसे बदल गई? क्या सिस्टम ने आपको इतना तोड़ दिया है? क्या आपको कुछ और नज़रिया मिल गया है ज़िंदगी जीने का? क्या है ऐसा बदलाव जो आपके अंदर आ गया है, जो आप चाहते थे कि मैं अपने देश को सर्व करूँगा, अपनी कंट्री को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँगा? वो जो सेंस ऑफ प्राइड थी एक टाइम पे, वो धीरे धीरे ख़त्म कैसे होगी? तो ये जो चीज़ है ये बहुत दिक्कत करती है मुझे। मैं हर जगह पे जाता हूँ तो मुझे उसकी सेंस मिलती है और मैं समझ जाता हूँ कि कौन किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इमीडिएटली तो नहीं पता चलता है, बट जब पता चलता है तो बड़ा इट बिकम्स वेरी सैड फॉर मी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, है ना। एक बार क्या है ना, आपके लिए इसमें एक एक्टिविस्ट थे, वो कंप्लेन करने गए थे किसी इसमें कि उन्होंने बोला कि यार चलो फलाने पेड़ कट रहे हैं या कोई ऐसी कंप्लेन कि आप इसे करिए। तो पुलिस का रवैया होता है कि यार मैं यहाँ मर्डर केस देखूँ या ये देखूँ, है ना। तो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। फिर हम सुनते हैं कि वहाँ एक आपदा आ गई, इतनी बाढ़ आ गई, सब लोग चले गए। तो मुझे लगता है लार्जर पिक्चर में कोई देखना नहीं चाहता। उस समय कितने लोग मर गए तो वो तो ध्यान जाता है, अरे यार बहुत लोग मर गए उसमें यार आपदा में, बट आपदा आई क्यों? वो एक छोटी सी कंप्लेन थी, आज आपने रजिस्टर नहीं की। है हाँ। कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, इट्स नॉट लाइक कोविड कि आप किसी के टच में आए और कल आप बीमार हो गए। बीमार हो गए, वो क्लाइमेट टाइम चेंज के साथ इम्पैक्ट दिखता है। क्या है जो है कि आज थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट है, थोड़ा थोड़ा सा हमारी जेब खाली हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। बट जब बिल्कुल इमिनेंट थ्रेट होगी राइट ऑन आवर फेसेस, तब दैट्स व्हेन वील रियलाइज कि ये प्रॉब्लम तो इतनी बढ़ गई है कि अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि CFC जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर में जब छेद हुआ तो वर्ल्ड लीडर सारे इकट्ठे हुए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, एंड टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि सब लोग मिलके इकट्ठा, पूरा जो वर्ल्ड है यूनाइट हुआ। कुछ लोग नहीं हुए और उन्होंने डिसीजन लिया, कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इसको तो हमें रोकना पड़ेगा। सो जो CFC प्रोड्यूसिंग जो एलिमेंट्स हैं, जैसे उस टाइम के टीवी थे या जो फ्रिज है अभी भी उनमें सब में है, AC है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया? तो उसमें काफ़ी ट्रीटीज हुई, नए अमेंडमेंट्स हुए और सब बहुत सारे कंट्रीज ने उसको एड्रेस किया और अडॉप्ट भी किया। अब वो नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे लेटेस्ट जो चल रहा है, वर्ल्ड लीडर्स जो है वो दे आर पुलिंग आउट। USA द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, जिनका पर कैपिटा वेज जनरेशन कंजप्शन बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग नेशन से, एंड दे आर सेइंग कि ये दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम एनीमोर। तो जब एक्चुअल में कुछ करने की जरूरत आई तो दे आर पुलिंग आउट। तो ये बड़ी समस्या है। आपको पता है, इसी में एक बार वंदना शिवम हमसे बात हो रही थी, शायद कोपेनहेगन में एक बार क्लाइमेट को लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसमें 5 या 6 पावरफुल कंट्रीज आए थे। तो जब वो, क्योंकि उसमें मुद्दा कुछ और था कि उन्हें क्या एजेंडा था, जो उन्हें पास करना था अपना एजेंडा, मतलब ये दिखाना था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपको पता है उसमें कुछ कंट्रीज ने ये कहा था कि यार ग्लेशियर तो मेल्ट हो ही नहीं रहे। तो आप समझ रहे हो जब इतनी बड़ी मीटिंग्स का भी फ़ायदा क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका एजेंडा ये था अगर ये बोले कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे तो और चीज़ों पे आना पड़ेगा, फिर क्लाइमेट की जो बताना पड़ेगा ये हमारी प्रॉब्लम्स है। लेट्स नॉट एड्रेस दैट। एक सिंपल बोलते हैं यार कि ये ऐसा है कि उतना इम्पैक्ट नहीं इतना आप सोच रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब काउंटर थ्योरीज तो बहुत इसमें है। क्लाइमेट चेंज रियल है कि हॉक्स है, ये सब तो चलता रहता है। 10 डॉक्यूमेंट्री इनकी मिलेंगी, 10 डॉक्यूमेंट्री उनकी मिलेंगे। सो दोनों ही पावरफुल लॉबी बन गए हैं ओवर अ पीरियड। एक तो था ही, दूसरा भी बन गया। बट आपको दिक्कत तो है ना। पर जो सामने विजिबल चेंजेस है, आपका टेम्परेचर इरेटिक है, आपका सडनली 3 दिन के लिए बहुत गर्मी हो जाएगी तो 3 दिन थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो स्नोफॉल का है, तो इस साल अब मार्च एंड में स्नोफॉल हुआ है ना। तो सब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। अब उसी में कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, कुछ लोग बोलते हैं ये नेचुरल फिनोमेना है, ये तो नेचर है, ये तो ऊपर नीचे होता ही रहता तो नेचुरल फिनोमेना जो कोविड में सब कुछ बंद कर दिया, बिल्डिंगें तो वही थी, क्यों नेचुरल हैबिटेट वापस लौट के आया, क्यों रोड्स वापस और थोड़ी कलरफुल लग रही, क्यों पेड़ और लहराते लगे ना जाए, क्यों आदमी को ऐसा लगा, आदमी भी वही था बस घर के अंदर था, है। जो प्रॉब्लम क्रिएटर था वो घर में बैठा था, बस इतना ही फर्क था। दैट्स इट। जो नेचुरल वर्ल्ड है मुझे तो याद है कि AC की जरूरत भी बहुत लेट, उस साल को AC की जरूरत भी थोड़ी लेट पड़ी क्योंकि मौसम थोड़ा सुधर रहा था, तो इतनी गर्मी उस समय आई नहीं। तो जब आपको चीज़ें दिख रही हैं आपको सामने, मैं तो प्रॉब्लम वही मानता हूँ जो एड्रेस आपके सामने हो रही है। तो अभी वही अगेन प्रॉब्लम रिसोर्स को कंज्यूम करने की नहीं है, प्रॉब्लम रिसोर्स को कितना जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं
मटेरियल चाहे कोई भी आए, चाहे पेपर हो पेड़ से कट के आए, चाहे प्लास्टिक हो पेट्रोकेमिकल से आए, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। प्रॉब्लम अगेन रिसोर्सेज की नहीं है, ओवर कंजप्शन की प्रॉब्लम है। और ये Exactly. हमेशा ही रहेगा, क्या चाहे वेस्ट कोई मैनेजमेंट कोई भी कोई भी सेक्टर। चीज़ है। राइट राइट। तो हमें अपना मिडिल पाथ कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए ब्यूरोक्रेट, जो भी है उसको हमें निकालना पड़ेगा कि ये हमारा मिडिल पाथ है, ये हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियस डिसीजन है। लार्जर स्केल पे जैसे कोई बैन होता है, चीज़ें बैन होती है, तो कितना हम उन बैन को फॉलो करते हैं। 19 आर्टिकल जो बैन हुए, अब स्ट्रॉ है, प्लास्टिक स्ट्रॉ है, कितनी वाहियात चीज़ है। दूध में कभी स्ट्रॉ डाल के पिया है, कभी पी लेते हैं डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पी सकते हैं। क्यों चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड और ग्लोरीफाई करना है कि उसके लिए हमें 3 और एलिमेंट लगे उसको कंज्यूम करने के लिए, है ना। कितने बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में जाओगे उतना ही उसमें इतने सारे एलिमेंट चीज़ें ऐड कर देंगे कि आप पैसा आपने ज़्यादा चार्ज करना है तो आप अपना फुटप्रिंट इतना इंक्रीज क्यों कर रहे हो। सिंपल रखो ना चीज़ों को। साधारण जो तरीका था, खाना पहले भी खाते थे हम, साधारण तरीके से खाते थे। गाँव में बैठ के धरती पे बैठ के पत्तल पे खाना खाया, अब वही फाइन डाइनिंग में जो हम खाते हैं, तो वो फुटप्रिंट में तो डिफरेंस है ना। ठीक है आपको लग्जरी की आदत है, या फिर आप उसी चीज़ को देखा आपने बचपन से, बट आप नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो ना। गौतम बुद्ध अगर घर से बाहर नहीं निकलते, उन्हें तो सारी चीज़ें लग रही, वो राजा ही थे अपनी जगह पे, घर से बाहर निकले तब उनको रियलाइज़ हुआ कि तो दुनिया कुछ और भी है, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हर कोई वैसा नहीं कर सकता है, बट उससे सीख तो सकते हैं हम। और यही सीख हमें सबको लेके जानी पड़ेगी कि मिडिल पाथ इज़ द वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वेदर बी the kind of resources that we use, the mindset that we have, the civic sense that we have, हर चीज़ में हमें ये जो मिडिल पाथ है इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरीके से ही हम जो है स्लोली डी ग्रोथ की तरफ भी आ सकते हैं। कितने अच्छे एग्जाम्पल हमारे आसपास, भूटान है, नेपाल है टू सम एक्सटेंट, अब श्रीलंका है, अगेन आपको कोई लिटरिंग नहीं मिलेगी, एवरीबडी इज़ अ हीलर देयर। एक इंडिविजुअल है, उसको गार्बेज उठाने में कोई शर्म नहीं है। जब तक हमारे कंट्री का हर इंसान वैसा नहीं बन जाएगा तब तक समाधान नहीं हो सकता है। ब्यूटीफुल सर लास्ट मैं देता हूँ, आप प्लेटफॉर्म आपका है, आप जो चाहे किसी डायरेक्शन में बात करते हैं, बिफोर क्लोजिंग जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा सीरियस बातें ना करें, थोड़ा हंसी मजाक में करें। लोग थोड़ा सा आजकल क्या था कि ज़िंदगी में स्ट्रेस इतना होता है, सबके काम करके वापस आते हैं शाम को, थोड़ी देर कॉमेडी देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज कौन राइट वो मैं आपसे कह रहा था आपसे बात। तो वही है। मैं खुद के बारे में अगर मैं अपनी बात भी करूँगा, मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, तो रात को आके मैं दोबारा से क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पढ़ना चाहूँगा। ऑब्वियस है मेरे लिए भी, है ना। तो इट्स अ परफेक्टली नेचुरल थिंग टू डू। बट ये है कि हमें एटलीस्ट अपने जैसे शेपर्ड कम्युनिटी का है, तो हमें अपनी लाइफ का शेपर्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो शेपर्ड है वो अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा। आप यंग हो, आप अभी स्कूल में हो, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में हो, आप इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके देखो। मे बी यू डोंट फाइंड इट वेरी फैंसी इनिशियली, बट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग इन द एंड कि आपके एक्शंस जो है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपके एक्शंस बन गए। वो ट्रांसफॉर्मेशन में 1 महीना 2 महीने लग सकता है, बट आई थिंक जो हमारी लाइफस्टाइल है वो एक एक्शन के तौर पे नज़र आनी चाहिए सबको, और हमारे लिए वो ईजी हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि किस तरीके से हम अपने फुटप्रिंट्स को कम करें। वो लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट करनी है वो हमें आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बड़ी बेसिक सी चीज़ें, बहुत बेसिक। क्या यार, हम तो सीधा, मैं बोलता हूँ मेरा काम तो इतना बेसिक है, इससे सिंपल काम कोई है ही नहीं। गार्बेज उठा के हम डस्टबिन तक डाल रहे हैं या रिसाइकलिंग तक पहुँचा नहीं। वैसे बैकएंड में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, वो सप्लाई चेन क्रिएट करना, वो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग करना, है ना, रिसोर्सेज को इकट्ठा मोबिलाइज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप बॉटम लाइन देखोगे, सब लोग अपना गार्बेज उठा के सही जगह पे डालने लगे, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। हम तो आराम से रिलैक्स करेंगे, ज़िंदगी में कोई वो नहीं है। तो अपने लाइफस्टाइल का शेपर्ड बनना, आसपास के लोगों को मोटिवेट करना, और एक प्रेरणा का स्रोत पर, यही हर किसी को करना चाहिए। 1 महीने के बाद आपको लगेगा भी नहीं आप कोई एफर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, बड़ा साधारण सा आपको लगेगा ये जीवन, कुछ नहीं है इसके अलावा। एक मैंने से पीपल फार्म का बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू से कि पीपल फार्म का वीडियो देखा था, उससे बोलते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं। हाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अच्छा, कहता है रियली सॉरी आप अच्छे आदमी। मैंने बोलते हैं कि आप अंडा खाते, तो बोलता है हाँ जी मैं अंडा खाता हूँ। अच्छा, तो फिर सोचो पड़ जाता है कि मैं अच्छा आदमी की नहीं हूँ। वैसे ही है कि आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बट आप पूरे आपको एनालाइज कीजिए। आप अगर
अगर आप लुई विटॉन बैग पहने, वो कहाँ से निकल गया, किसी चमड़ी को उठड़ गया है, आपने पहना हुआ है, तो आप अच्छी बातें करते हैं, अच्छे बातों से अच्छे हैं कि आप कंजप्शन में अच्छे, तो शायद ओवरऑल स्ट्रक्चर आदमी को अच्छा बनाता है। आदमी बोलते हैं आपकी ज़बान बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। नहीं देखो, आजकल क्या है कि हमारी फ़ाइट है सक्सेसफुल इंसान बनने की, अच्छे इंसान बनने की फ़ाइट नहीं है हमें, क्योंकि वो क्राइटेरिया रह ही नहीं गए है ना। आपको लोग जो है जज करते हैं या आपको जो एनालाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो, कितने पैसे हैं, नॉट बिकॉज हाउ गुड अ ह्यूमन बीइंग यू आर। सो वो क्राइटेरिया हमें दोबारा से लाना पड़ेगा, और वो अच्छाई जो है हर किसी के बीच में। हमें भी तो यार नेगेटिविटी कंज्यूम करते करते बहुत साल हो गए, मतलब है ये कंज्यूम ही कर रहे हैं, बट हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। जो हम 2016 में करते थे वो भी 2025 में वही काम करते हैं, और हम उसको करते रहेंगे जब तक कि अच्छाई हर जगह ना पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अ शो।